हेलो गाइस, अगर आपको मेरी ऑडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। कभी कभी एक राह चलते लम्हा पूरी जिंदगी की दिशा बदल देता है। एक अनाथ बच्चा, एक माँ का दिल, एक बिगड़ी हुई बेटी और एक अजनबी जो हूबहू उसी की तरह दिखता है। इस कहानी में सब कुछ है: एहसान, दर्द, मोहब्बत, बदला और रिडेम्पशन। सुबह का समय था। दिल्ली की सर्द सुबह में सूरज की किरणें अभी पूरी तरह से नहीं खिली थीं, लेकिन कविता के घर में एक अलग ही रोशनी थी, उसके दिल की रोशनी। 40 के करीब की कविता, जिसकी जिंदगी उसकी इकलौती बेटी रिया के इर्द गिर्द घूमती थी, आज कुछ बेचैन सी थी। पति के आकस्मिक निधन के बाद से रिया ही उसका सहारा थी, उसकी दुनिया थी। रिया, जो अब 5 साल की हो चुकी थी, अपनी माँ की आंखों का तारा थी। कविता ने बड़ी मेहनत से अपना छोटा सा बुटीक बिजनेस खड़ा किया था, ताकि रिया को किसी चीज की कमी न हो। आज कविता की सुबह की शुरुआत थोड़ी अलग हुई थी। हर रोज की तरह पूजा और रिया के लिए नाश्ता बनाने के बाद वो अपनी बालकनी में खड़ी थी, हाथों में तुलसी का गमला लिए। तभी उसकी नजर गली के नुक्कड़ पर पड़ी। एक छोटा सा बच्चा, मुश्किल से 4-5 साल का, एक फटे हुए कंबल में लिपटा फुटपाथ पर सिकुड़ा हुआ बैठा था। इतनी ठंडी में कविता का दिल दहल गया। उसने पहले सोचा कि शायद कोई भिखारी होगा, लेकिन बच्चे की आंखों में वो खालीपन, वो भय, वो उसे आम भिखारी जैसा नहीं लगा। उससे रहा नहीं गया। रिया, मैं जरा बाहर से आती हूँ, तब तक तुम अपना नाश्ता कर लेना, उसने आवाज दी। रिया ने बिस्तर से ही उनिंदी आंखों से जवाब दिया, ठीक है माँ। कविता ने जल्दी से एक शॉल ओढ़ी और नीचे की ओर लपकी। जैसे ही वो बच्चे के पास पहुंची, बच्चे ने सहमी हुई नजरों से उसे देखा। उसकी आंखों में इतनी दहशत थी कि कविता का कलेजा मुंह को आ गया। उसके गाल सूखे थे, होंठ फटे हुए, और उसके छोटे छोटे हाथ बर्फ से ठंडे थे। बेटा, क्या हुआ? तुम यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? कविता की आवाज में ममता घुली हुई थी। बच्चा कुछ नहीं बोला, बस अपनी बड़ी बड़ी आंखें फाड़कर उसे देखता रहा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो कविता को खींच रही थी। कविता ने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया। डर मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। क्या भूख लगी है? बच्चे ने धीरे से सिर हिलाया, उसकी आवाज नहीं निकल रही थी। कविता ने बिना सोचे समझे उसे उठाया। बच्चा हल्का फुल्का था, जैसे कई दिनों से कुछ खाया न हो। उसके शरीर की गर्माहट कविता के हाथों से होकर सीधे उसके दिल तक पहुंच गई। बच्चे के शरीर से आती नमी और मिट्टी की गंध थी, लेकिन कविता को उस वक्त कुछ महसूस नहीं हुआ। उसने बच्चे को अपने घर ले जाने का फैसला कर लिया था। घर आकर कविता ने सबसे पहले उसे बाथरूम ले जाके गर्म पानी से नहलाया। बच्चे को नहलाते हुए उसने देखा कि उसके शरीर पर कई जगह छोटे छोटे खरोच के निशान थे। नहा के समय भी बच्चा डरा हुआ था, लेकिन कविता के प्यार भरे हाथों ने उसे थोड़ा सा सुकून दिया। नहाने के बाद कविता ने उसे रिया के कजिन भाई के कुछ पुराने कपड़े पहनाए। कपड़े बच्चे पर थोड़े बड़े थे, पर उससे वो ढका हुआ महसूस कर रहा था। अब कैसा लग रहा है बेटा? कविता ने प्यार से पूछा। बच्चे ने बस मुस्कुराने की कोशिश की। कविता ने उसे अपने हाथों से गर्म दूध और ब्रेड दी। बच्चा भूखा था, पर बहुत धीरे धीरे खा रहा था, जैसे उसे यकीन ना हो कि ये सब असली है। कविता उसे निहारती रही। उसकी आंखों में एक अजीब सा सूनापन था जो कविता को अंदर तक छू गया। तभी रिया अपने कमरे से निकली। माँ, नाश्ता कहाँ है? मुझे स्कूल के लिए देर हो रही है। उसकी नज़र जैसे ही सोफे पर बैठे उस अजनबी बच्चे पर पड़ी, वो ठिठक गई। उसकी मासूम आंखों में एक पल में ही अविश्वास और फिर नाराजगी भर गई। रिया ने आरव को देखा। वो उससे उम्र में काफी छोटा दिख रहा था, लेकिन उसकी मौजूदगी रिया को अपनी जगह पर एक खतरा महसूस हुई। ये कौन है माँ? रिया की आवाज में तीखापन था। कविता ने प्यार से समझाने की कोशिश की। रिया बेटा, ये मुझे सड़क पर मिला। लगता है इसने कई दिनों से कुछ खाया नहीं था। देखो कितना डरा हुआ है। सड़क पर मिला तो आप उसे उठा के घर ले आई? माँ, ये क्या मजाक है? आप जानती भी हैं कौन है ये? चोर होगा या कोई बीमारी? और देखिए, आपने इसे गौरव भैया के कपड़े पहना दिए। ये तो छोटे हो गए थे मुझे भी। रिया की आवाज ऊंची होने लगी थी। कविता को रिया के ऐसे बर्ताव की उम्मीद नहीं थी। रिया, तुम्हें ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। ये बेचारा बच्चा है, इसे हमारी मदद की जरूरत है। मदद? और हमारा क्या? मुझे इससे नफरत है। मुझे नहीं चाहिए कोई अजनबी हमारे घर में। माँ, इसे वापस वहीं छोड़ाओ जहां से लाई हो। रिया गुस्से से लाल हो गई थी। उसने अपना नाश्ता छोड़कर बैग उठाया और लगभग चिल्लाते हुए बोली, अगर ये घर में रहा तो मैं आज से स्कूल नहीं जाऊंगी और मैं घर में नहीं रहूंगी। रिया अपने गुस्से में बिना कविता का जवाब सुने तेजी से घर से बाहर निकल गई। कविता हक्की बक्की खड़ी रह गई। रिया ने कभी उससे इस तरह बात नहीं की थी। उसका दिल एक तरफ रिया की नाराजगी से दुखी था और दूसरी तरफ उस मासूम बच्चे को लेकर असमंजस में। बच्चे ने रिया की बातें सुन ली थीं और डर के मारे और सिकुड़ गया। उसकी आंखों में फिर से वही भयानक खालीपन भर आया। कविता ने धीरे से बच्चे को अपने पास खींचा। नहीं बेटा, तुम यहीं रहोगे, कहीं नहीं जाओगे, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। उसने बच्चे को कस के गले लगा लिया। बच्चे के छोटे से शरीर में थोड़ी सी कंपन महसूस हुई, लेकिन फिर उसने धीरे धीरे कविता की बाहों में खुद को ढीला छोड़ दिया। उस पल कविता को लगा कि इस बच्चे को कोई नाम नहीं, कोई पहचान नहीं, वो बस एक मासूम जान थी जिसे सहारे की जरूरत थी।
दिन भर कविता ने बच्चे से बात करने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत कम बोलता था। बस एक दो शब्द जैसे माँ, पानी, डर। कविता ने उसे खेलने के लिए कुछ खिलौने दिए, पर वो उनसे भी नहीं खेला। वो बस चुपचाप बैठा रहता, कभी कविता की तरफ देखता और कभी खिड़की से बाहर। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी, जैसे उसने बहुत कुछ झेला हो। कविता का दिल बार बार पूछता, कौन है ये बच्चा, कहाँ से आया है, इसके माँ बाप कहाँ हैं? शाम को जब रिया स्कूल से लौटी तो उसका गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था। उसने सीधे अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। कविता ने कई बार उसे मनाने की कोशिश की, लेकिन रिया ने दरवाजा नहीं खोला। रात के खाने पर भी रिया नहीं आई। कविता ने बच्चे को अपने हाथों से खाना खिलाया। बच्चा धीरे धीरे खा रहा था और इस बार उसकी आंखों में थोड़ा सुकून दिख रहा था। तुम्हें भूख लग रही थी ना बेटा? कविता ने पूछा। बच्चे ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, भूख। कविता ने उसे एक नया कंबल ओढ़ाया और अपने पास सुलाया। रात भर वो बच्चे को देखती रही। उसकी छोटी सी सांसें कमरे में एक अजीब सी शांति घोल रही थीं। कविता ने फैसला कर लिया था, चाहे कुछ भी हो जाए, वो इस बच्चे को नहीं छोड़ेगी। उसे लगा जैसे ये बच्चा उसके लिए भगवान का भेजा हुआ कोई तोहफा है, एक ऐसा तोहफा जो उसकी अधूरी जिंदगी को पूरा करने आया था। बाहर रिया के कमरे से किसी चीज के गिरने की आवाज आई, लेकिन कविता ने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसका पूरा ध्यान आरव पर था, जो अब चैन की नींद सो रहा था, शायद पहली बार अपने जीवन में इतनी शांति से। कविता को पता था कि आगे का सफर आसान नहीं होगा, खासकर रिया के साथ, लेकिन उसके मन में एक दृढ़ निश्चय था। उसने एक नया जीवन चुना था और इस जीवन में आरव उसके साथ था। ये सिर्फ एक एहसान नहीं था, ये एक रिश्ता था जो धीरे धीरे आकार ले रहा था, प्यार और ममता की नींव पर। कविता के घर में आरव को आए हुए कुछ महीने बीत चुके थे। शुरुआती डर और झिझक के बाद आरव अब धीरे धीरे इस नए माहौल में घुलने लगा था। कविता ने उसे अपना पूरा समय और प्यार दिया। उसने आरव को स्कूल भेजने की तैयारी शुरू कर दी थी। पहले तो उसने सोचा कि उसे छोटे बच्चों के स्कूल में दाखिला दिलाए, लेकिन आरव की सीखने की क्षमता देखकर उसे लगा कि वो अपनी उम्र से कहीं ज्यादा तेज था। आखिरकार कविता ने आरव को अपने ही इलाके के एक अच्छे सरकारी स्कूल में दाखिला दिला दिया, उसी स्कूल में जहां रिया पढ़ती थी, बस अलग सेक्शन में। स्कूल का पहला दिन आरव के लिए थोड़ा मुश्किल था। वो अभी भी कुछ डरा हुआ और शांत रहता था, लेकिन कविता ने उसे हौसला दिया। बेटा, डरना नहीं, मैं तुम्हें रोज स्कूल छोड़ने आऊंगी। तुम नए दोस्त बनाओगे और बहुत कुछ सीखोगे। आरव ने धीरे से सिर हिलाया। उसने कविता की बात मानी। रिया दूसरी ओर आरव के साथ एक ही स्कूल में होने से और भी नाराज थी। वो उसे जानबूझकर अनदेखा करती, गलियारों में भी उससे नजरें चुराकर निकल जाती। आरव ने अपनी पढ़ाई में जी जान लगा दी। उसे पता था कि कविता ने उसके लिए कितना कुछ किया है और वो उसे निराश नहीं करना चाहता था। उसकी भूख, जो पहले सिर्फ खाने की थी, अब ज्ञान की भी बन गई थी। वो घंटों बैठकर पढ़ता, अपनी किताबों को संजोकर रखता, जैसे वो उसकी सबसे कीमती चीज हो। गणित और विज्ञान में उसकी पकड़ बहुत अच्छी थी। टीचर भी उसकी लगन और तेजी से प्रभावित थे। कुछ ही समय में वो अपनी कक्षा के सबसे होशियार बच्चों में से एक बन गया था। उसके सहपाठी भी उसे पसंद करने लगे थे, हालांकि वो अभी भी ज्यादा बात नहीं करता था। जैसे जैसे आरव पढ़ लिख कर आगे बढ़ रहा था, रिया की आदतें बिगड़ती जा रही थी। रिया को हमेशा से ही कविता का पूरा ध्यान मिला था, और अब जब आरव आया था तो उसे लगने लगा था कि उसकी माँ का प्यार बंट गया है। वो पढ़ाई से जी चुराने लगी थी, स्कूल में देर से पहुंचती और होमवर्क भी ठीक से नहीं करती थी। कविता उसे कई बार समझाने की कोशिश करती, लेकिन रिया चिड़चिड़ी हो जाती। माँ, आप तो बस आरव आरव करती रहती हैं, आपको मेरी परवाह ही नहीं है। रिया अक्सर ये कहकर दरवाजा बंद कर लेती। कविता के लिए ये एक मुश्किल स्थिति थी। वो रिया को समझाना चाहती थी कि आरव को उसके प्यार की जरूरत है, लेकिन रिया समझने को तैयार नहीं थी। रिया की दोस्ती अब ऐसे बच्चों से होने लगी थी जो स्कूल से बंक करते, कैफे में घंटों बिताते और छोटी मोटी शरारतें करते। कविता को उसकी चिंता होती, लेकिन वो रिया को नियंत्रित नहीं कर पा रही थी। रिया की उम्र के साथ साथ उसकी जिद और विद्रोह भी बढ़ता जा रहा था। इसके विपरीत आरव और कविता का रिश्ता दिनों दिन गहरा होता जा रहा था। आरव कविता को अपनी माँ मानता था और हर बात में उसका कहना मानता था। वो कविता के बुटीक पर जाकर उसकी मदद भी करता, कभी धागे समेटता, कभी कपड़े तय करता और कभी छोटे मोटे काम। कविता को आरव पर गर्व होता। उसकी मेहनत और ईमानदारी देखकर कविता का दिल भर आता था।
उसे लगता था जैसे आरव सिर्फ उसका बेटा नहीं बल्कि उसका सबसे अच्छा दोस्त और सहारा भी था। एक दिन कविता आरव को लेकर बाजार गई। रिया ने साथ जाने से मना कर दिया था। कविता ने आरव के लिए कुछ नए कपड़े खरीदे। आरव की आंखों में चमक आ गई। माँ, ये मेरे लिए है? उसने अविश्वास से पूछा। हाँ बेटा, बिल्कुल तुम्हारे लिए। तुम मेरे बेटे हो और तुम्हें नए कपड़े मिलेंगे, कविता ने प्यार से कहा। आरव ने उन कपड़ों को कसकर पकड़ लिया, जैसे वो उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत हो। घर आकर उसने तुरंत वो कपड़े पहने और कविता को दिखाने आया। उसकी आंखों में चमक और चेहरे पर मुस्कान देखकर कविता की सारी थकान दूर हो गई। आरव को खुश देखकर उसे जो सुकून मिलता था वो किसी और चीज से नहीं मिलता था। रिया को ये सब देखकर और भी जलन होती थी। उसे लगता था कि कविता आरव को ज्यादा प्यार करती है। माँ, आप उसे इतना लाड प्यार क्यों करती हैं? वो तो सड़क पर मिला था, रिया कभी कभी तानों से भरे शब्द बोलती। कविता उसे समझाने की कोशिश करती। रिया बेटा, प्यार बांटने से बढ़ता है, कम नहीं होता। और आरव ने बहुत दुख देखे हैं, उसे हमारे प्यार की जरूरत है। और मुझे मुझे आपकी जरूरत नहीं है क्या? रिया चिल्लाती। इन झगड़ों के बावजूद कविता ने आरव और रिया दोनों को संभालने की पूरी कोशिश की। उसने आरव को रिया का सम्मान करना सिखाया और आरव ने हमेशा ऐसा किया। वो कभी रिया के सामने नहीं पड़ता, उसकी बातों का बुरा नहीं मानता और हमेशा शांत रहता। उसका शांत स्वभाव रिया के गुस्से को और भड़का देता। धीरे धीरे आरव स्कूल के साथ साथ कविता के बुटीक के काम में भी निपुण होता गया। वो हिसाब किताब समझने लगा, ग्राहकों से बात करना सीखने लगा। कविता उसे बिजनेस की बारीकियां सिखाने लगी थी। आरव ने हर चीज बहुत लगन से सीखी। उसका लक्ष्य था अपनी माँ को सहारा देना और उसे कभी किसी चीज की कमी न होने देना। उसकी आंखों में एक सपना था, अपनी माँ के बिजनेस को बड़ा करना और उन्हें गर्व महसूस कराना। साल बीत गए। आरव अब एक युवा लड़का बन चुका था जिसने अपनी पढ़ाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया था। उसने बोर्ड की परीक्षाओं में टॉप किया और एक प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला पाने में सफल रहा। कविता को उस पर बहुत गर्व था। आरव की सफलता की कहानियां दूर दूर तक फैलने लगी थीं। वो जानता था कि ये सिर्फ उसकी मेहनत नहीं बल्कि कविता के अथक समर्थन और विश्वास का परिणाम था। लेकिन रिया के लिए समय उतना मेहरबान नहीं था। वो कॉलेज में थी पर उसका ध्यान पढ़ाई से ज्यादा पार्टियों और दोस्तों पर था। उसकी संगत बदल चुकी थी। वो देर रात घर लौटती, शराब और सिगरेट की लत उसे घेरने लगी थी। कविता उसे रोकने की लाख कोशिश करती, लेकिन रिया उसकी बात नहीं मानती थी। माँ, मैं बड़ी हो गई हूँ, मुझे पता है मुझे क्या करना है, वो अक्सर चिल्लाकर कहती। कविता को रात भर रिया के लौटने का इंतजार रहता। आरव भी चुपचाप माँ की चिंता देखता रहता। वो रिया को समझाने की कोशिश करता, लेकिन रिया उसे हमेशा धुतकार देती। तुम कौन होते हो मुझे ज्ञान देने वाले, सड़क छाप? तुम्हें माँ ने एहसान करके पाला है, ये मत भूलो। तुम सिर्फ एक एहसान के बोझ हो। आरव को ये बातें तीर की तरह लगती, लेकिन वो खामोश रहता। रिया को गुस्सा करते देख उसे दर्द होता, लेकिन वो जानता था कि उसकी माँ को पहले से ही बहुत चिंताएं थीं और वो उन्हें और बढ़ाना नहीं चाहता था। वो सिर्फ मन ही मन प्रार्थना करता कि रिया को सद्बुद्धि आए और वो अपनी जिंदगी सही रास्ते पर लाए। एक शाम कविता ने देखा कि रिया बहुत उदास थी। उसकी आंखों में आंसू थे। क्या हुआ बेटा? कविता ने प्यार से पूछा। रिया ने बताया कि उसके दोस्तों ने उसे धोखा दे दिया है और उसकी कॉलेज की फीस जमा करने में दिक्कत आ रही है। कविता का दिल दुख से भर गया। तुरंत आरव ने अपनी पार्ट टाइम जॉब से बचाए हुए कुछ पैसे कविता को दिए। माँ, ये ले लो, रिया की फीस भर दो। रिया को विश्वास नहीं हुआ। वो आरव को हमेशा बुरा भला कहती थी, लेकिन आज उसने मदद की पेशकश की थी। उसने एक पल के लिए आरव की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी भावना थी, शायद थोड़ी शर्मिंदगी, थोड़ी कृतज्ञता, लेकिन फिर भी उसने आरव से सीधे बात नहीं की। कविता ने आरव के पैसे ले लिए और रिया की फीस भर दी। उस रात रिया ने पहली बार बिना कुछ कहे आरव को चुपचाप देखा। उस पल शायद उसे महसूस हुआ कि जिसे वो सड़क छाप कहती थी वो उसके अपने भाई से ज्यादा अपना था। लेकिन ये भावनाएं क्षणिक थीं और जल्द ही रिया फिर से अपने पुराने ढर्रे पर लौट आई। कविता ने आरव को अपने बुटीक का नाम कविता बुटीक से बदलकर आरव क्रिएशंस रखने का सुझाव दिया, लेकिन आरव ने मना कर दिया। नहीं माँ, ये आपका सपना है, आपकी मेहनत है, इसका नाम कविता बुटीक ही रहेगा। मैं तो बस आपकी मदद कर रहा हूँ। कविता ने उसे गले लगा लिया। उसकी आंखों में आंसू थे। आरव ने उसे वो खुशी दी थी जो रिया से उसे नहीं मिल पा रही थी। वो जानती थी कि उसके 2 बच्चे थे, एक वो जिसे उसने जन्म दिया था और एक वो जिसे उसने दिल से अपनाया था, और दोनों ही उसकी जिंदगी के महत्वपूर्ण हिस्से थे। लेकिन उसे ये भी पता था कि रिया और आरव के बीच की खाई दिनों दिन गहरी होती जा रही थी। उसे उम्मीद थी कि एक दिन रिया आरव को अपना भाई मान लेगी। समय तेजी से आगे बढ़ रहा था।
आरव ने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर ली थी और अपनी लगन और मेहनत से उसने ना केवल कॉलेज में टॉप किया बल्कि कई नामी कंपनियों से उसे नौकरी के ऑफर भी मिले। लेकिन आरव का लक्ष्य कुछ और ही था। उसने मल्टीनेशनल कंपनियों की मोटी तनख्वाह वाली नौकरियों को ठुकरा दिया। उसका सपना कविता के कविता बुटीक को एक नई पहचान देना था, उसे एक बड़े ब्रांड में बदलना था। माँ, मैंने फैसला कर लिया है, एक शाम आरव ने कविता से कहा, जब रिया हमेशा की तरह अपने दोस्तों के साथ बाहर गई हुई थी। मैं नौकरी नहीं करूंगा, मैं अपना स्टार्टअप शुरू करूंगा। कविता बुटीक को हम आरव क्रिएशंस के नाम से एक बड़ा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म देंगे। हम सिर्फ कपड़े नहीं, डिजाइनर आउटफिट्स बनाएंगे जो पूरे देश में मशहूर होंगे। कविता की आंखें नम हो गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस बच्चे को उसने सड़क से उठाया था वो आज इतना बड़ा सपना देख रहा है और उसे पूरा करने की हिम्मत भी रखता है। पर बेटा, इसमें बहुत जोखिम है और नौकरी तो सुरक्षित थी। आरव ने कविता का हाथ थामा। जब आप मुझे घर लाई थी तो क्या उसमें जोखिम नहीं था? आपने तब हिम्मत दिखाई थी माँ, अब मेरी बारी है। मैं जानता हूँ हम कर सकते हैं। कविता ने अपने बेटे की आंखों में चमक देखी और उसे हाँ कह दी। आरव ने दिन रात एक कर दिया। उसने बुटीक के काम को आधुनिक बनाना शुरू किया, खुद डिजाइन सीखने लगा, ऑनलाइन मार्केटिंग की रणनीतियां बनाई। उसने एक छोटी सी टीम बनाई जिसमें कुछ युवा डिजाइनर और टेक विशेषज्ञ थे। उसने अपने कॉलेज के दोस्तों से भी मदद ली। शुरुआती दौर में मुश्किलें आईं, पैसों की तंगी भी हुई, लेकिन आरव ने हार नहीं मानी। कविता ने भी अपना सारा अनुभव और बचत उसके साथ लगा दी। उनकी मेहनत रंग लाई। आरव के डिजाइन, उनकी गुणवत्ता और उनकी ऑनलाइन उपस्थिति ने तेजी से ग्राहकों को आकर्षित किया। आरव क्रिएशंस नाम अब धीरे धीरे फैशन इंडस्ट्री में अपनी जगह बना रहा था। आरव को कई इंटरव्यू के लिए बुलाया जाने लगा, व्यापारिक पत्रिकाओं में उसके बारे में लेख छपने लगे। उसे यंग एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। जब आरव ने वो अवार्ड कविता के हाथों में रखा तो कविता की आंखों में गर्व और खुशी के आंसू थे। बेटा, आज तुमने मेरा नाम रोशन कर दिया, कविता ने आरव को गले लगाते हुए कहा। मुझे तुम पर बहुत गर्व है। आरव ने अपनी माँ के कंधे पर सिर रखा। ये सब आपकी वजह से है माँ, आपका प्यार और विश्वास ही मेरी असली पूंजी है। दूसरी तरफ जहां आरव सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहा था, वहीं रिया अपनी जिंदगी को गर्त में ढकेल रही थी। कॉलेज से निकलने के बाद उसने कोई नौकरी नहीं की। उसके दोस्त अब और भी बिगड़ैल और पैसे वाले परिवारों के थे, जो अपनी जिंदगी में सिर्फ मौज मस्ती चाहते थे। रिया पार्टियों के शौकीन हो गई थी। हर रात नई पार्टी, नया क्लब, उसे देर रात तक घर लौटने की आदत थी। कभी कभी तो वो सुबह तक घर नहीं आती थी। कविता उसे रोकने की लाख कोशिश करती, पर रिया उसकी बात सुनने को तैयार नहीं थी। माँ, मेरी अपनी जिंदगी है, आप मुझे रोक नहीं सकती, रिया अक्सर चिड़चिड़ा कर कहती। कविता को ये देखकर दिल दुखता था कि आरव इतनी मेहनत कर रहा है और रिया अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही है। आरव ने भी रिया को कई बार समझाने की कोशिश की, उसे अपने स्टार्टअप में शामिल होने का ऑफर भी दिया, लेकिन रिया ने हमेशा उसे धुतकारा। तुम मेरे पुराने कपड़ों के बिजनेस में काम करूंगी, हद है। तुम कौन होते हो मुझे बताने वाले? रिया की आदतें और भी बिगड़ती जा रही थीं। वो अब शराब और सिगरेट से आगे बढ़कर ड्रग्स के दलदल में फंस चुकी थी। उसे पैसों की जरूरत ज्यादा होने लगी थी और वो अक्सर कविता से झूठ बोलकर पैसे ऐंठती। कविता को शक होता था, लेकिन वो अपनी बेटी पर पूरी तरह से अविश्वास भी नहीं कर सकती थी। एक रात आरव अपने ऑफिस में देर रात तक काम कर रहा था। तभी उसके फोन पर एक मैसेज आया। उसके एक दोस्त ने उसे एक वीडियो का लिंक भेजा। आरव ने लिंक खोला और जो देखा उससे उसकी जमीन खिसक गई। वो एक पार्टी का वीडियो था जिसमें रिया अपने कुछ दोस्तों के साथ बेहोशी की हालत में थी। उसके आसपास ड्रग्स और शराब की बोतलें बिखरी थीं। सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग बात यह थी कि रिया को गलत तरीके से छुआ जा रहा था और उसका मजाक उड़ाया जा रहा था। वीडियो साफ दिख रहा था कि रिया ने अपनी होश खो दी थी। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था। आरव को लगा जैसे किसी ने उसके सर पर हथौड़ा मार दिया हो। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। रिया की ये हालत और ये सब दुनिया के सामने था। उसका गुस्सा और दुख एक साथ उमड़ पड़ा। वो तुरंत रिया को ढूंढने निकला। उसने रिया के दोस्तों को फोन किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। अंत में एक दोस्त ने उसे क्लब का पता बताया। जब आरव उस क्लब में पहुंचा तो वहां का नजारा देखकर उसका दिल बैठ गया। रिया वहां जमीन पर पड़ी हुई थी, पूरी तरह से बेहोश। आरव ने तुरंत उसे उठाया और घर ले आया। कविता दरवाजे पर ही चिंतित खड़ी थी। रिया की हालत देखकर कविता चिल्ला पड़ी। रिया, ये क्या है? क्या हो गया है तुम्हें? कविता ने उसे पकड़कर हिलाया। आरव ने कविता को शांत करते हुए कहा, माँ, पहले रिया को अंदर ले चलते हैं। रिया को कमरे में लिटाने के बाद आरव ने कविता को वो वीडियो दिखाया। कविता की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसके हाथ से फोन छूट गया। मेरी रिया, मेरी बेटी, ये कैसे हो गया? वो फूट फूट कर रोने लगी। माँ, हमें कुछ करना होगा। ये वीडियो हर जगह फैल रहा है। रिया की इज्जत, हमारी इज्जत। आरव की आवाज में भी दर्द था। कविता ने किसी तरह खुद को संभाला। हमें पुलिस को बताना होगा, उन लड़कों को। नहीं माँ,
आरव ने बीच में ही टोक दिया। अगर पुलिस को बताया तो ये बात और फैलेगी, मीडिया को पता चलेगा और रिया का नाम हमेशा के लिए खराब हो जाएगा। हमें ये वीडियो हटाना होगा और रिया का इलाज कराना होगा। अगले कुछ दिनों तक आरव ने रात दिन एक कर दिया। उसने अपने टेक ज्ञान का इस्तेमाल कर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से वीडियो हटाने की कोशिश की। कुछ जगहों से वीडियो हट गए, लेकिन इंटरनेट की दुनिया में किसी चीज को पूरी तरह से मिटाना असंभव था। फिर भी उसने ज्यादातर जगहों से वीडियो को हटाने में कामयाबी हासिल कर ली। इस दौरान रिया अपनी होश में आई, लेकिन वो अपनी हरकत से बेखबर थी। जब कविता ने उसे वीडियो दिखाया तो रिया को भी झटका लगा, लेकिन उसने तुरंत आरव पर इल्जाम लगाना शुरू कर दिया। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम मुझे हमेशा नीचा दिखाते हो, मुझे फंसाया गया है। रिया, तुम्हें मदद की जरूरत है। तुम ड्रग्स ले रही हो, ये तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देगा। मुझे कोई जरूरत नहीं है। तुम कौन होते हो मुझे बताने वाले? तुम सिर्फ एक एहसान का बोझ हो। रिया ने फिर वही पुराना ताना दिया जो आरव को हमेशा चुभता था। कविता ने रिया को थप्पड़ मार दिया। बस करो रिया, आरव ने तुम्हारी जान बचाई है। उसने तुम्हारे लिए कितना कुछ किया है और तुम उसे एहसान का बोझ कहती हो। रिया रोते हुए अपने कमरे में भाग गई। कविता ने आरव को देखा। उसकी आंखों में दुख और ग्लानि थी। आरव ने अपनी माँ को सहारा दिया। कोई बात नहीं माँ, रिया भी गुस्से में है, उसे समझने में वक्त लगेगा। आरव ने रिया को पुनर्वास केंद्र भेजने की सलाह दी, लेकिन रिया ने साफ इनकार कर दिया। कविता भी अपनी बेटी को जबरदस्ती भेजने से हिचकिचा रही थी। उन्होंने तय किया कि वो घर पर ही रिया का इलाज कराने की कोशिश करेंगे। आरव ने डॉक्टरों से संपर्क किया, थेरेपिस्ट से बात की और रिया को सामान्य जीवन में वापस लाने की हर संभव कोशिश करने लगा। उसका बिजनेस, जो इतनी तेजी से फल फूल रहा था, अब उसके लिए दूसरे नंबर पर आ गया था। रिया की हालत ने उसे अंदर तक तोड़ दिया था, लेकिन वो जानता था कि उसे मजबूत रहना होगा, अपनी माँ के लिए और रिया के लिए भी। ये समय कविता के लिए भी बहुत भारी था। एक तरफ आरव की चमकती हुई सफलता थी और दूसरी तरफ रिया की डूबती हुई जिंदगी। मातृत्व का एक ऐसा इम्तिहान था। वो आरव को देखकर गर्व महसूस करती और रिया को देखकर उसका दिल टूट जाता। उसे अब हर पल यही चिंता सताती थी कि रिया की जिंदगी का क्या होगा। उसे पता था कि रिया को सुधारने के लिए एक बड़े कदम की जरूरत है, एक ऐसा कदम जो शायद रिया को भी स्वीकार ना हो। समय तेजी से आगे बढ़ रहा था। आरव ने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर ली थी और अपनी लगन और मेहनत से उसने ना केवल कॉलेज में टॉप किया, बल्कि कई नामी कंपनियों से उसे नौकरी के ऑफर भी मिले। लेकिन आरव का लक्ष्य कुछ और ही था। उसने मल्टीनेशनल कंपनियों की मोटी तनख्वाह वाली नौकरियों को ठुकरा दिया। उसका सपना कविता के कविता बुटीक को एक नई पहचान देना था, उसे एक बड़े ब्रांड में बदलना था। माँ, मैंने फैसला कर लिया है, एक शाम आरव ने कविता से कहा, जब रिया हमेशा की तरह अपने दोस्तों के साथ बाहर गई हुई थी। मैं नौकरी नहीं करूंगा, मैं अपना स्टार्टअप शुरू करूंगा। कविता बुटीक को हम आरव क्रिएशंस के नाम से एक बड़ा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म देंगे। हम सिर्फ कपड़े नहीं, डिजाइनर आउटफिट्स बनाएंगे जो पूरे देश में मशहूर होंगे। कविता की आंखें नम हो गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस बच्चे को उसने सड़क से उठाया था, वो आज इतना बड़ा सपना देख रहा है और उसे पूरा करने की हिम्मत भी रखता है। पर बेटा, इसमें बहुत जोखिम है और नौकरी तो सुरक्षित थी। आरव ने कविता का हाथ थामा। जब आप मुझे घर लाई थीं, तो क्या उसमें जोखिम नहीं था? आपने तब हिम्मत दिखाई थी माँ, अब मेरी बारी है। मैं जानता हूँ हम कर सकते हैं। कविता ने अपने बेटे की आंखों में चमक देखी और उसे हाँ कह दी। आरव ने दिन रात एक कर दिया। उसने बुटीक के काम को आधुनिक बनाना शुरू किया, खुद डिजाइन सीखने लगा, ऑनलाइन मार्केटिंग की रणनीतियां बनाई। उसने एक छोटी सी टीम बनाई जिसमें कुछ युवा डिजाइनर और टेक विशेषज्ञ थे। उसने अपने कॉलेज के दोस्तों से भी मदद ली। शुरुआती दौर में मुश्किलें आईं, पैसों की तंगी भी हुई, लेकिन आरव ने हार नहीं मानी। कविता ने भी अपना सारा अनुभव और बचत उसके साथ लगा दी। उनकी मेहनत रंग लाई। आरव के डिजाइन, उनकी गुणवत्ता और उनकी ऑनलाइन उपस्थिति ने तेजी से ग्राहकों को आकर्षित किया। आरव क्रिएशंस नाम अब धीरे धीरे फैशन इंडस्ट्री में अपनी जगह बना रहा था। आरव को कई इंटरव्यू के लिए बुलाया जाने लगा, व्यापारिक पत्रिकाओं में उसके बारे में लेख छपने लगे। उसे यंग एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। जब आरव ने वो अवार्ड कविता के हाथों में रखा, तो कविता की आंखों में गर्व और खुशी के आंसू थे। बेटा, आज तुमने मेरा नाम रोशन कर दिया, कविता ने आरव को गले लगाते हुए कहा। मुझे तुम पर बहुत गर्व है। आरव ने अपनी माँ के कंधे पर सिर रखा। ये सब आपकी वजह से है माँ, आपका प्यार और विश्वास ही मेरी असली पूंजी है। दूसरी तरफ जहां आरव सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहा था, वहीं रिया अपनी जिंदगी को गर्त में ढकेल रही थी। कॉलेज से निकलने के बाद उसने कोई नौकरी नहीं की। उसके दोस्त अब और भी बिगड़ैल और पैसे वाले परिवारों के थे, जो अपनी जिंदगी में सिर्फ मौज मस्ती चाहते थे। रिया पार्टियों के शौकीन हो गई थी। हर रात नई पार्टी, नया क्लब, उसे देर रात तक घर लौटने की आदत थी। कभी कभी तो वो सुबह तक घर नहीं आती थी। कविता उसे रोकने की लाख कोशिश करती, पर रिया उसकी बात सुनने को तैयार नहीं थी। माँ, मेरी अपनी जिंदगी है, आप मुझे रोक नहीं सकती, रिया अक्सर चिड़चिड़ा कर कहती।
कविता को ये देखकर दिल दुखता था कि आरव इतनी मेहनत कर रहा है और रिया अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही है। आरव ने भी रिया को कई बार समझाने की कोशिश की, उसे अपने स्टार्टअप में शामिल होने का ऑफर भी दिया, लेकिन रिया ने हमेशा उसे धुतकारा। तुम मेरे पुराने कपड़ों के बिजनेस में काम करूंगी, हद है। तुम कौन होते हो मुझे बताने वाले? रिया की आदतें और भी बिगड़ती जा रही थीं। वो अब शराब और सिगरेट से आगे बढ़कर ड्रग्स के दलदल में फंस चुकी थी। उसे पैसों की जरूरत ज्यादा होने लगी थी और वो अक्सर कविता से झूठ बोलकर पैसे ऐंठती। कविता को शक होता था, लेकिन वो अपनी बेटी पर पूरी तरह से अविश्वास भी नहीं कर सकती थी। एक रात आरव अपने ऑफिस में देर रात तक काम कर रहा था। तभी उसके फोन पर एक मैसेज आया। उसके एक दोस्त ने उसे एक वीडियो का लिंक भेजा। आरव ने लिंक खोला और जो देखा उससे उसकी जमीन खिसक गई। वो एक पार्टी का वीडियो था जिसमें रिया अपने कुछ दोस्तों के साथ बेहोशी की हालत में थी। उसके आसपास ड्रग्स और शराब की बोतलें बिखरी थीं। सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग बात यह थी कि रिया को गलत तरीके से छुआ जा रहा था और उसका मजाक उड़ाया जा रहा था। वीडियो साफ दिख रहा था कि रिया ने अपनी होश खो दी थी। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था। आरव को लगा जैसे किसी ने उसके सर पर हथौड़ा मार दिया हो। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। रिया की ये हालत और ये सब दुनिया के सामने था। उसका गुस्सा और दुख एक साथ उमड़ पड़ा। वो तुरंत रिया को ढूंढने निकला। उसने रिया के दोस्तों को फोन किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। अंत में एक दोस्त ने उसे एक क्लब का पता बताया। जब आरव उस क्लब में पहुंचा तो वहां का नजारा देखकर उसका दिल बैठ गया। रिया वहां जमीन पर पड़ी हुई थी, पूरी तरह से बेहोश। आरव ने तुरंत उसे उठाया और घर ले आया। कविता दरवाजे पर ही चिंतित खड़ी थी। रिया की हालत देखकर कविता चिल्ला पड़ी, रिया, ये क्या है? क्या हो गया है तुम्हें? कविता ने उसे पकड़कर हिलाया। आरव ने कविता को शांत करते हुए कहा, माँ, पहले रिया को अंदर ले चलते हैं। रिया को कमरे में लिटाने के बाद आरव ने कविता को वो वीडियो दिखाया। कविता की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसके हाथ से फोन छूट गया। मेरी रिया, मेरी बेटी, ये कैसे हो गया? वो फूट फूट कर रोने लगी। माँ, हमें कुछ करना होगा। ये वीडियो हर जगह फैल रहा है। रिया की इज्जत, हमारी इज्जत। आरव की आवाज में भी दर्द था। कविता ने किसी तरह खुद को संभाला। हमें पुलिस को बताना होगा, उन लड़कों को। नहीं माँ, आरव ने बीच में ही टोक दिया। अगर पुलिस को बताया तो ये बात और फैलेगी, मीडिया को पता चलेगा और रिया का नाम हमेशा के लिए खराब हो जाएगा। हमें ये वीडियो हटाना होगा और रिया का इलाज कराना होगा। अगले कुछ दिनों तक आरव ने रात दिन एक कर दिया। उसने अपने टेक ज्ञान का इस्तेमाल कर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से वीडियो हटाने की कोशिश की। कुछ जगहों से वीडियो हट गए, लेकिन इंटरनेट की दुनिया में किसी चीज को पूरी तरह से मिटाना असंभव था। फिर भी उसने ज्यादातर जगहों से वीडियो को हटाने में कामयाबी हासिल कर ली। इस दौरान रिया अपनी होश में आई, लेकिन वो अपनी हरकत से बेखबर थी। जब कविता ने उसे वीडियो दिखाया तो रिया को भी झटका लगा, लेकिन उसने तुरंत आरव पर इल्जाम लगाना शुरू कर दिया। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम मुझे हमेशा नीचा दिखाते हो, मुझे फंसाया गया है। रिया, तुम्हें मदद की जरूरत है। तुम ड्रग्स ले रही हो, ये तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देगा। मुझे कोई जरूरत नहीं है। तुम कौन होते हो मुझे बताने वाले? तुम सिर्फ एक एहसान का बोझ हो। रिया ने फिर वही पुराना ताना दिया जो आरव को हमेशा चुभता था। कविता ने रिया को थप्पड़ मार दिया। बस करो रिया, आरव ने तुम्हारी जान बचाई है। उसने तुम्हारे लिए कितना कुछ किया है और तुम उसे एहसान का बोझ कहती हो? रिया रोते हुए अपने कमरे में भाग गई। कविता ने आरव को देखा। उसकी आंखों में दुख और ग्लानि थी। आरव ने अपनी माँ को सहारा दिया। कोई बात नहीं माँ, रिया भी गुस्से में है, उसे समझने में वक्त लगेगा। आरव ने रिया को पुनर्वास केंद्र भेजने की सलाह दी, लेकिन रिया ने साफ इनकार कर दिया। कविता भी अपनी बेटी को जबरदस्ती भेजने से हिचकिचा रही थी। उन्होंने तय किया कि वो घर पर ही रिया का इलाज कराने की कोशिश करेंगे। आरव ने डॉक्टरों से संपर्क किया, थेरेपिस्ट से बात की और रिया को सामान्य जीवन में वापस लाने की हर संभव कोशिश करने लगा। उसका बिजनेस, जो इतनी तेजी से फल फूल रहा था, अब उसके लिए दूसरे नंबर पर आ गया था। रिया की हालत ने उसे अंदर तक तोड़ दिया था, लेकिन वो जानता था कि उसे मजबूत रहना होगा, अपनी माँ के लिए और रिया के लिए भी। ये समय कविता के लिए भी बहुत भारी था। एक तरफ आरव की चमकती हुई सफलता थी और दूसरी तरफ रिया की डूबती हुई जिंदगी। मातृत्व का एक ऐसा इम्तिहान था। वो आरव को देखकर गर्व महसूस करती और रिया को देखकर उसका दिल टूट जाता। उसे अब हर पल यही चिंता सताती थी कि रिया की जिंदगी का क्या होगा। उसे पता था कि रिया को सुधारने के लिए एक बड़े कदम की जरूरत है, एक ऐसा कदम जो शायद रिया को भी स्वीकार ना हो। रिया की बिगड़ती हालत ने कविता को अंदर से तोड़ दिया था। सोशल मीडिया पर लीक हुए वीडियो की घटना ने उसे रात दिन सोने नहीं दिया। उसे लग रहा था कि उसकी बेटी के हाथ से जिंदगी फिसलती जा रही है और वो असहाय थी। उसने रिया को हर तरह से समझाने की कोशिश की, उसे डॉक्टर के पास ले गई, थेरेपी करवाई, लेकिन रिया की लत और उसकी विद्रोही प्रवृत्ति कम होने का नाम नहीं ले रही थी। हर बार आरव ही था जो रिया के पीछे खड़ा रहता, उसे संभालने की कोशिश करता और माँ को दिलासा देता। एक रात कविता बिस्तर पर लेटी थी, पर उसकी आंखों में नींद नहीं थी। रिया अपने कमरे में जोर जोर से संगीत चला रही थी और कभी कभी उसकी हंसी की आवाज आती।
कविता को लगा जैसे उसकी रिया उससे दूर होती जा रही है, एक ऐसी गहरी खाई में गिरती जा रही है जहां से उसे निकालना नामुमकिन लग रहा था। तभी उसके मन में एक अजीब सा विचार कौन था, एक ऐसा विचार जो जितना अजीब था उतना ही उसे उम्मीद भी दे रहा था। अगली सुबह कविता ने आरव को अपने पास बुलाया। आरव हमेशा की तरह अपनी माँ के लिए नाश्ता बना रहा था। आरव, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। कविता की आवाज में एक अजीब सी गंभीरता थी। आरव को लगा कि माँ रिया के बारे में बात करना चाहती है। हाँ माँ, कहिए। कविता ने गहरी सांस ली। उसकी नजरें आरव के चेहरे पर टिकी थीं। उसने आरव को बड़ा होते देखा था, उसकी मेहनत देखी थी, उसकी ईमानदारी देखी थी। उसे आरव पर पूरा भरोसा था। आरव बेटा, रिया की हालत तुम देख रहे हो, वो खुद को बर्बाद कर रही है। मुझे उसकी बहुत चिंता है। आरव ने धीमे से सिर हिलाया। हाँ माँ, मैं जानता हूँ, हम उसे हर संभव मदद दे रहे हैं। मदद तो दे रहे हैं, पर वो मान नहीं रही। कविता ने अपनी आवाज धीमी करते हुए कहा, मुझे लगता है उसे एक ऐसे सहारे की जरूरत है जो उसे पूरी तरह से संभाल सके, एक ऐसा साथी जो उसे समझे, उसे सही रास्ते पर लाए। आरव चुपचाप सुन रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि माँ कहाँ जा रही हैं। कविता ने आरव का हाथ थामा। उसकी आंखों में एक अजीब सी लाचारी और उम्मीद का मिश्रण था। आरव, मैं चाहती हूँ कि तुम रिया से शादी कर लो। आरव पर जैसे बिजली गिर पड़ी। उसने अपनी माँ की तरफ अविश्वास से देखा। माँ, अब ये क्या कह रही हैं? उसकी आवाज लड़खड़ा गई। हाँ आरव, मैं जानती हूँ ये सुनने में अजीब लग रहा है, पर सोचो, तुम रिया को जानते हो, समझते हो, तुम उसे संभाल सकते हो, तुम ही हो जो उसे इस दलदल से निकाल सकते हो। मेरा विश्वास है तुम पर, कविता ने लगभग गिड़गिड़ाते हुए कहा। आरव के अंदर एक तूफान उठ खड़ा हुआ। रिया, जिससे उसे हमेशा अपमान मिला था, जिसने उसे हमेशा सड़क छाप और एहसान का बोझ कहा था, जिससे उसे डर लगता था और जिससे उसे कभी कोई भावनात्मक लगाव नहीं हुआ था, उसे रिया से शादी करनी होगी। यह संभव था। उसका दिल दर्द से फट पड़ा। एक तरफ उस माँ का एहसान था जिसने उसे नया जीवन दिया था, और दूसरी तरफ ये कड़वी सच्चाई थी कि रिया उसे कभी स्वीकार नहीं करेगी। उसने अपने दर्द को छुपाने की कोशिश की, पर रिया, वो कभी नहीं मानेगी। और मैं कैसे? वो मान जाएगी, कविता ने बीच में टोकते हुए कहा। उसे समझाना मेरा काम है। तुम बस हाँ कर दो आरव, मेरे लिए, अपनी रिया के लिए। कविता की आंखों में आंसू आ गए थे। आरव ने अपनी माँ की उन भीगी आंखों में देखा। उसे अपनी पूरी जिंदगी का एहसान याद आया। वह सड़क पर अकेला पड़ा बच्चा, और कविता जिसने उसे सहारा दिया, नाम दिया, पहचान दी और उसे इस काबिल बनाया। वह अपनी माँ को मना नहीं कर सकता था, उस माँ को जिसने उससे कभी कुछ नहीं मांगा था। इस बार वह अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा त्याग करने जा रहा था, अपने दर्द को छुपाकर। एक गहरी सांस लेगा आरव ने धीमे से कहा, ठीक है माँ, अगर आप यही चाहती हैं तो मैं तैयार हूँ। कविता ने उसे गले लगा लिया। मुझे पता था बेटा, मुझे पता था तुम मना नहीं करोगे, तुम मेरे अच्छे बेटे हो। उस दिन के बाद कविता ने रिया को मनाने का बीड़ा उठाया। रिया ने शुरुआत में जबरदस्त विरोध किया। क्या? मैं उससे शादी करूंगी? उस अनाथ से? कभी नहीं। रिया गुस्से से लाल हो गई थी। कविता ने रिया को समझाया, रिया, आरव आज लाखों का बिजनेस चलाता है, उसने तुम्हारी इज्जत बचाई थी, वह तुम्हें संभाल सकता है, तुम्हें उसकी जरूरत है। देखो तुम्हारी क्या हालत हो गई है। अगर तुम ऐसे ही चलती रही तो तुम्हारा भविष्य क्या होगा? रिया ने तर्क दिया, मुझे क्या जरूरत है उसकी? मैं अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीऊंगी। तुम अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हो, कविता ने गुस्से से कहा। अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगी तो मैं तुमसे सारे रिश्ते तोड़ दूंगी। मैं तुम्हें एक पैसा नहीं दूंगी और तुम अपनी जिंदगी में अकेली रहोगी। कविता ने पहली बार रिया के सामने इतनी कठोरता दिखाई थी। रिया को अपनी माँ के इस रूप को देखकर डर लगा। उसे पैसों की जरूरत थी और वह माँ के गुस्से से भी डरती थी। उसे पता था कि माँ जो कहती हैं वह करती हैं। कई दिनों की बहस और टकरार के बाद रिया ने आखिरकार अनिच्छा से हाँ कर दी। लेकिन उसके मन में आरव के लिए कोई सम्मान या प्यार नहीं था, बस एक मजबूरी और नफरत। शादी की तैयारियां शुरू हो गई। कविता चाहती थी कि सब कुछ धूमधाम से हो ताकि दुनिया को लगे कि ये एक सामान्य और खुशी भरी शादी है। उसने अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को बुलाया। आरव ने भी अपने बिजनेस पार्टनर और कुछ दोस्तों को आमंत्रित किया। अंदर से टूटा हुआ आरव बाहर से मुस्कान ओढ़े हुए था। वह हर रस्म में शामिल होता और हर किसी से हंसकर बात करता, जैसे उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना पूरा हो रहा हो। उसकी आंखों में छुपा दर्द सिर्फ कविता ही देख पाती थी, और कविता उसे देखकर और भी दुखी होती थी। रिया हर रस्म में अनिच्छा से शामिल होती। उसके चेहरे पर साफ नाराजगी दिखती। वह किसी से बात नहीं करती थी, और जब आरव उसके पास आता तो वह नजरें चुरा लेती। रिश्तेदार और दोस्तों के बीच फुसफुसाहट थी। कैसी जोड़ी है, लड़की खुश नहीं लग रही है। पता नहीं कविता ने ये शादी क्यों तय की।
लेकिन कविता ने इन सब बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसे बस अपनी बेटी की फिक्र थी और उसे लगता था कि आरव ही उसकी आखिरी उम्मीद था। मेहंदी, संगीत, हल्दी, हर रस्म में एक दिखावा था, एक नाटक था जिसे सब निभा रहे थे। आरव जानता था कि यह शादी उसके लिए एक बंधन है, एक एहसान का बंधन, लेकिन वह अपनी माँ के लिए कुछ भी कर सकता था। उसे उम्मीद थी कि शायद समय के साथ रिया बदल जाएगी, शायद उसे स्वीकार कर लेगी और शायद एक दिन वे दोनों एक सामान्य जीवन जी पाएंगे। लेकिन ये उम्मीदें बहुत धुंधली थीं। शादी का दिन गया, मंडप सजा था, शहनाइयां बज रही थीं, रिया दुल्हन के जोड़े में बैठी थी, पर उसके चेहरे पर खुशी नहीं बल्कि एक अजीब सी उदासी और विद्रोह था। आरव शेरवानी पहने उसके बगल में बैठा था। उसने रिया की तरफ देखा, उसकी आंखों में एक अनकहा सवाल था, क्या तुम ठीक हो? पर रिया ने नजरें झुका लीं। 7 फेरे हुए, कस्में खाई गईं, जो दोनों के लिए सिर्फ शब्द थे। मांग भरी गई, मंगलसूत्र पहनाया गया। हर रस्म के साथ आरव के दिल पर एक भारीपन बढ़ता जा रहा था। उसे लगा जैसे वह अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा बलिदान दे रहा है, एक ऐसी शादी कर रहा है जिसका कोई आधार नहीं था, सिर्फ एक एहसान। शादी संपन्न हुई, मेहमानों ने बधाई दी, तस्वीरें खिंचवाईं। कविता के चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, जैसे उसने कोई बड़ी जंग जीत ली हो। वह आरव और रिया को देखकर मुस्कुरा रही थी, इस बात से बेखबर कि ये शादी सिर्फ एक दिखावा थी और इसके पीछे का दर्द कितना गहरा था। आरव को पता था कि ये रात आसान नहीं होगी। ये सिर्फ शादी की पहली रात नहीं, बल्कि एक ऐसे रिश्ते की शुरुआत थी जिसका भविष्य अंधकार में लग रहा था। शादी की रस्में खत्म हो चुकी थीं, मेहमान जा चुके थे। घर में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी, जो अब तक की चहल पहल से बिल्कुल विपरीत थी। कविता अपने कमरे में चली गई थीं, शायद इस उम्मीद में कि रिया और आरव के बीच सब ठीक हो जाएगा। आरव अपने कमरे में आया, जहां रिया दुल्हन के जोड़े में बिस्तर पर बैठी थी। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरे पर जबरदस्ती की शादी का गुस्सा साफ झलक रहा था। आरव ने दरवाजा बंद किया और रिया की तरफ बढ़ा। उसने सोचा शायद वह उससे बात कर सके, उसे समझा सके। रिया, तुम... इससे पहले कि आरव कुछ कह पाता, रिया उठ खड़ी हुई। उसकी आंखों में नफरत की आग थी। क्या चाहते हो तुम? उसकी आवाज में जहर घुला हुआ था। खुश हो ना? मेरी जिंदगी बर्बाद करके तुम्हें खुशी मिली होगी? एहसान का बोझ? अब तो तुम मेरे पति बन गए। आरव को इन शब्दों से गहरा घाव लगा, लेकिन उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। वो जानता था कि रिया गुस्से में है और इस वक्त कुछ भी कहने का कोई फायदा नहीं। क्या हुआ? बोलती बंद हो गई? अब तुम मुझे सिखाओगे कि कैसे जीना है? रिया ने चिढ़ाते हुए कहा। सुन लो कान खोलकर, ये शादी सिर्फ एक दिखावा है। मैंने माँ के कहने पर हाँ की है, पर मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है। तुम मेरे पति नहीं हो, तुम मेरे लिए कुछ नहीं हो। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे बांध पाओगे? रिया गुस्से से चिल्लाई। मैं जैसी थी वैसी ही रहूंगी। मेरी अपनी जिंदगी है और मैं उसे अपने तरीके से जीऊंगी। तुम मेरे रास्ते में नहीं आओगे। और हाँ, आज रात तुम भूल जाओ कि हम पति पत्नी हैं। तुम्हारे लिए ये कमरा बंद है। जाओ, बाहर सो जाओ। रिया ने आरव की तरफ भी नहीं देखा। उसने एक तकिया उठाया और आरव की तरफ फेंक दिया। और ये लो, अपने पुराने कपड़े पहन लो। मुझे तुम्हारे साथ इस कमरे में एक पल भी नहीं रहना। आरव का दिल टुकड़े टुकड़े हो गया। उसने अपनी जिंदगी का इतना बड़ा बलिदान दिया था और बदले में उसे सिर्फ अपमान और नफरत मिली थी। उसकी आंखों में नमी आ गई, लेकिन उसने उसे छुपा लिया। वो चुपचाप तकिया उठाता है और बिना एक शब्द कहे कमरे से बाहर निकल गया। रिया ने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। आरव रात भर बैठक में सोफे पर बैठा रहा। उसकी आंखों में नींद नहीं थी। रिया के शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। एहसान का बोझ, तुम मेरे लिए कुछ नहीं हो। उसे लगा जैसे उसकी सारी मेहनत, सारी सफलता सब बेकार थी। इस शादी ने उसे एक ऐसे बंधन में बांध दिया था जहां उसका कोई अस्तित्व नहीं था। कुछ हफ्तों में रिया ने आरव को पूरी तरह से अनदेखा करना शुरू कर दिया। वह घर में उससे बात नहीं करती, उसके सामने नहीं आती और धीरे धीरे वह अपनी पुरानी आदतों पर लौटना शुरू कर दिया। रात रात भर बाहर रहना, दोस्तों के साथ पार्टियां करना, ड्रग्स लेना, ये सब फिर से उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गया। कविता ये सब देखती, पर रिया को रोक नहीं पाती थी। आरव ने कई बार रिया को समझाने की कोशिश की, उसे अपनी जिंदगी बचाने की सलाह दी, लेकिन रिया ने हमेशा उसे दुत्कारा। तुम मुझे ज्ञान मत दो, मैं अपनी जिंदगी जी रही हूं और मुझे किसी की जरूरत नहीं है। कुछ ही समय बाद रिया ने खुलेआम अफेयर्स रखने शुरू कर दिए। वह कभी अपने बॉयफ्रेंड के साथ घर आती तो कभी रात भर उनके साथ रहती। कविता को ये देखकर बहुत दुख होता,
पर वह अपनी बेटी को रोक नहीं पा रही थी। रिया ने आरव को भी इन अफेयर्स के बारे में ताने कसने शुरू कर दिए। क्या हुआ? तुम्हें लगता था शादी करके मुझे रोक लोगे? देखो, मैं किसी और के साथ हूं, तुम्हें कुछ नहीं कर सकते। रिया अक्सर आरव को चढ़ाती। आरव इन सब से पूरी तरह टूट चुका था। उसका सारा सम्मान, उसकी सारी भावनाएं कुचल दी गई थीं, लेकिन वह चुप रहा। वह अपनी मां की खातिर चुप रहा। उसे पता था कि अगर उसने कोई प्रतिक्रिया दी तो बात और बिगड़ेगी। उसने अपने काम में खुद को डुबो दिया। आरव क्रिएशंस को और आगे बढ़ाने में लग गया, लेकिन अंदर ही अंदर वह खोखला होता जा रहा था। एक रात रिया एक पार्टी से लौट रही थी। वह नशे में धुंध थी और उसके साथ उसका एक बॉयफ्रेंड भी था। आरव अभी तक जाग रहा था। वह रिया का इंतजार कर रहा था। जैसे ही वे घर में घुसे, आरव ने रिया को रोकने की कोशिश की। रिया, बस करो, ये सब क्या है? तुम्हारी माँ कितनी परेशान है? आरव की आवाज में दर्द और चिंता थी। रिया बुरी तरह से भड़क उठी। तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? ये मेरा बॉयफ्रेंड है, तुम्हें क्या? मैं तुम्हारा पति हूं, आरव ने धीमे से कहा। पति? हा, तुम मेरे जूते के बराबर भी नहीं हो, एक एहसान का बोझ हो। तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि पति कैसे बनते हैं। और सुनो, ये घर मेरा है, मैं जिसे चाहूंगी यहां लाऊंगी। तुम तो सिर्फ। रिया ने आरव को धक्का दिया और उसे गालियां देने लगी। आरव का धैर्य जवाब दे गया। वह इतने समय से सब कुछ सह रहा था, लेकिन रिया की बदतमीजी और अपमान अब बर्दाश्त के बाहर थे। रिया, तुम अपनी हद पार कर रही हो, आरव ने गुस्से से कहा। रिया ने उसे एक और जोर का धक्का दिया। क्या कर लोगे तुम? मारोगे मुझे? लो, मारो, देखते हैं तुम्हारी हिम्मत। गुस्से में आरव ने रिया का हाथ पकड़ा, उसे झटके से रोकने की कोशिश की। रिया नशे में थी और अपना संतुलन खो बैठी। वह जोर से पीछे की तरफ गिरी। उसका सिर सीधे कमरे में कोने में रखी एक भारी मेज से टकराया। एक तेज भयानक आवाज आई। रिया जमीन पर गिर पड़ी। उसके सिर से खून बहने लगा। आरव का बॉयफ्रेंड डर के मारे भाग गया। आरव रिया को देखकर हक्का बक्का रह गया। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने रिया को उठाया, पर वह बेसुध थी। उसके शरीर में कोई हलचल नहीं थी। आरव के मुंह से चीख निकल गई। रिया, रिया! उसने तुरंत कविता को आवाज दी। कविता भागकर कमरे में आई। अपनी बेटी को खून से लथपथ देखकर उसकी चीख निकल गई। रिया, मेरी बेटी, ये क्या हो गया? वह सदमे में थी, बिल्कुल बेजान। आरव अपनी मां को संभालना चाहता था, पर वह भी खुद गहरे सदमे में था। उसके दिमाग में सिर्फ रिया के आखिरी शब्द गूंज रहे थे। तुम मेरे जूते के बराबर भी नहीं हो, एहसान का बोझ। उस रात कविता अस्पताल के कॉरिडोर में रोती रही। उसकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। आरव उसके बगल में बैठा था, अपने सिर को पकड़े हुए। उसके दिमाग में एक ही बात चल रही थी। मैंने रिया को मार डाला। मैंने अपनी माँ की बेटी को मार डाला। ये रात आरव की जिंदगी की सबसे काली रात थी। एक ऐसी रात जो उसे हमेशा के लिए बदल देगी। अस्पताल का कॉरिडोर मौत के सन्नाटे से भी ज्यादा खामोश और भारी लग रहा था। रिया का शरीर एक सफेद चादर से ढका हुआ था और कविता उसके पास जमीन पर बैठी पत्थर की मूरत बन चुकी थी। उसकी आंखों से आंसू सूख चुके थे, पर उसकी रुलाई ने अंदर ही अंदर उसके पूरे वजूद को छलनी अड़ दिया था। मेरी रिया, मेरी बेटी। उसके होंठ धीमी फुसफुसाहट में बस यही शब्द दोहरा रहे थे। आरव कविता के बगल में घुटनों के बल बैठा था। उसके हाथ कांप रहे थे। रिया की मौत का सदमा और खुद पर लगा अपराध बोध उसे अंदर तक खाए जा रहा था। माँ, माँ, उठो! उसने कविता को छूने की हिम्मत की, पर कविता ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वो बिल्कुल बेजान लग रही थी, जैसे उसकी आत्मा शरीर छोड़ चुकी हो। डॉक्टर ने आकर कविता की जांच की। उनकी आंखों में चिंता थी। इतना गहरा सदमा लगा है इन्हें तुरंत आईसीयू में शिफ्ट करना होगा। कविता को स्ट्रेचर पर लिटाकर ले जाया गया। आरव उसके साथ भागा। आईसीयू के बाहर उसने दरवाजे पर लगी नेमप्लेट देखी, कविता देवी। उसकी माँ, उसकी दुनिया, वो भी टूट रही थी। और वजह वो खुद था। उसके दिमाग में बार बार वही भयानक पल घूम रहा था जब रिया गिरी थी। ये मेरी गलती है, मैंने उसे मार डाला। मैंने अपनी माँ की बेटी को मार डाला। ये सोच उसे अंदर ही अंदर नोच रही थी। अगले कुछ दिनों तक कविता कोमा में रही। डॉक्टरों ने बताया कि ये गहरे सदमे का परिणाम था। उनका शरीर जिंदा था, पर दिमाग ने प्रतिक्रिया देना बंद कर दिया था। आरव दिन रात अस्पताल में ही रहा। उसने आरव क्रिएशंस का सारा काम अपने पार्टनर्स को सौंप दिया था।
उसकी दुनिया अब सिर्फ अस्पताल की उन 4 दीवारों तक सिमट गई थी, जहां उसकी माँ जीवन और मृत्यु के बीच झूल रही थी। वो घंटों कविता के बिस्तर के पास बैठा रहता, उनके ठंडे हाथों को अपने हाथों में लेकर सहलाता। माँ, उठ जाओ माँ, मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से रिया, मेरी वजह से ये सब हुआ। उसकी आवाज रोने के कारण बैठ चुकी थी। वो जानता था कि कविता को होश आने पर सबसे पहले यही लगेगा कि उसने उनकी बेटी को छीन लिया था। ये विचार उसे हर पल मार रहा था। घर खाली और डरावना हो गया था। रिया का कमरा, जहां कभी संगीत की आवाजें गूंजती थी या गुस्से में जोर से दरवाजा बंद होता था, अब वहां सन्नाटा पसरा था। आरव जब कभी कपड़े बदलने या कुछ जरूरी सामान लेने घर आता तो उसे हर जगह रिया की यादें घेर लेती। उसकी हंसी, उसका गुस्सा, उसके ताने, सब कुछ उसके दिमाग में घूमता, और हर याद के साथ अपराध बोध का बोझ और भारी होता जाता। एक दिन कविता की एक पुरानी दोस्त उनसे मिलने अस्पताल आई। उन्होंने आरव को देखा, थका हुआ, उदास और बिल्कुल टूटा हुआ। आरव बेटा, खुद को संभालो, कविता को तुम्हारी जरूरत है। कैसे संभालूं आंटी, मेरी वजह से ये सब हुआ है। मैंने अपनी माँ को ये दुख दिया है। आरव ने रोते हुए कहा। नहीं बेटा, आंटी ने उसके सिर पर हाथ फेरा। रिया अपनी जिंदगी गलत रास्ते पर ले जा रही थी, तुम तो हमेशा उसे बचाने की कोशिश करते रहे। तुम तो कविता के लिए हमेशा सहारा रहे हो। लेकिन आरव इस बात को मानने को तैयार नहीं था। उसे लग रहा था कि वो एक एहसान का बोझ था, जिसने अब कविता का सब कुछ छीन लिया था। वो खुद को माफ नहीं कर पा रहा था। उसकी सफल कंपनी, उसका नाम, उसका बिजनेस, सब कुछ उसे बेमानी लग रहा था। उसकी आंखों के सामने बस एक ही तस्वीर थी, रिया का जमीन पर पड़ा खून से लथपथ शरीर। कुछ हफ्तों बाद डॉक्टरों ने आरव को बताया कि कविता की हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा है। वो बस उन्हें जिंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं। हमें नहीं पता वो कब तक कोमा में रहेंगी या क्या वे कभी पूरी तरह ठीक हो पाएंगी, एक डॉक्टर ने आरव को बताया। आरव ने कविता को घर लाने का फैसला किया। उसने सोचा कि शायद अपने घर के माहौल में, जहां रिया की यादें हर जगह थीं, कविता को होश आ जाए। उसने घर में ही एक नर्स का इंतजाम किया और सारी व्यवस्थाएं की। कविता को अस्पताल से घर लाया गया। घर का माहौल अब और भी ज्यादा गमगीन हो गया था। कविता अपने कमरे में लेटी थीं, उनकी आंखें बंद थीं। आरव हर पल उनके पास रहता, उनसे बात करता। वो रिया के बारे में बात करता, उनके बचपन के बारे में बात करता, उम्मीद करता कि शायद कोई याद कविता को जगा दे। माँ, रिया, वो आपसे बहुत प्यार करती थी, वो बस थोड़ी जिद्दी थी। आप उठ जाओ माँ, उसे पता चलेगा तो वो दुखी होगी। आरव के शब्द कमरे में गूंजते, पर कोई जवाब न आता। कभी कभी कविता के होंठ हल्के से हिलते या उसकी उंगलियों में थोड़ी सी हरकत होती, जिससे आरव को उम्मीद की एक किरण दिखती। वो तुरंत डॉक्टर को बुलाता, पर डॉक्टर कहते कि ये बस अनैच्छिक प्रतिक्रियाएं हैं। एक रात आरव कविता के बिस्तर के पास बैठा था। उसने अपने माँ का हाथ पकड़ा और अपनी आंसू भरी आंखों से उनके चेहरे को निहारा। माँ, मुझे माफ कर दो। मैं जानता हूं मैंने आपकी दुनिया छीन ली है। मैं ये एहसान कभी नहीं चुका पाऊंगा। उसे लगा जैसे उसकी सारी जिंदगी एक बड़ी भूल थी। जिस कविता को उसने सब कुछ दिया था, आज उसी से उसका सब कुछ छिन गया था। आरव के दिल में एक गहरा छेद हो गया था, जिसे भरने के लिए अब उसके पास कुछ नहीं था। वो जानता था कि उसे इस अपराध बोध के साथ जीना होगा, शायद हमेशा के लिए। कविता को कोमा में गए लगभग 6 महीने बीत चुके थे। आरव का जीवन अब एक स्थिर दुख में बदल चुका था। उसका आरव क्रिएशंस भले ही अपने दम पर अच्छा कर रहा था, पर उसका मन उसमें नहीं लगता था। वो दिन का ज्यादातर हिस्सा कविता के कमरे में बिताता, उनकी देखभाल करता और उम्मीद करता कि शायद कोई चमत्कार हो जाए। घर में नर्स थीं, डॉक्टर आते थे, लेकिन आरव की उपस्थिति उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण थी। रिया की मौत और कविता की हालत ने उसे अंदर तक तोड़ दिया था, और अपराध बोध का बोझ उसे हर पल कुचलता रहता था। एक दोपहर आरव अपने बिजनेस के सिलसिले में एक क्लाइंट मीटिंग के लिए बाहर निकला। वो एक बड़े फैशन शो का हिस्सा बनने वाला था, जहां आरव क्रिएशंस के नए डिजाइन प्रदर्शित होने थे। मन ना होते हुए भी उसे जाना पड़ा। शो बहुत भव्य था और आरव के डिजाइन को खूब सराहा जा रहा था। जब वो स्टेज पर अपने अंतिम सेट को देखने खड़ा था, उसकी नज़र एक मॉडल पर पड़ी जो रैंप पर चल रही थी। आरव के हाथ से पानी का ग्लास छूट गया। उसे लगा जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। रैंप पर चलती वो लड़की, उसका चेहरा, वो बिल्कुल रिया जैसी दिख रही थी। वही आंखें, वही होठ, वही चाल। आरव की सांसें अटक गईं। ये कैसे संभव था? रिया तो मर चुकी थी।
क्या ये उसका वहम था या रिया की यादें उसे सता रही थीं? उसने अपनी आंखें मलीं और दोबारा देखा। नहीं, वो कोई वहम नहीं था। लड़की बिल्कुल रिया जैसी ही दिख रही थी। उसमें रिया की तेजी या नखरे नहीं थे, बल्कि एक अजीब सी सादगी और शालीनता थी। उसके चेहरे पर एक अलग ही सुकून था। आरव तुरंत रैंप के पीछे भागा। उसने मैनेजर से पूछा, वो लड़की कौन थी अभी जो रैंप पर थी सफेद ड्रेस में? मैनेजर ने बताया, ओह, आप सोनाक्षी की बात कर रहे हैं। वो हमारी नई मॉडल है, बहुत मेहनती और शांत है। सोनाक्षी। आरव ने ये नाम अपने दिमाग में बिठा लिया। उसे सोनाक्षी से मिलना था। उसे जानना था कि ये कैसे संभव है कि कोई रिया जैसा दिख सकता है। उसकी जिज्ञासा और बेचैनी दोनों चरम पर थीं। शो खत्म होने के बाद आरव ने मैनेजर के जरिए सोनाक्षी से मिलने का इंतजाम किया। सोनाक्षी आरव के सामने खड़ी थी, शांत, सहज और विनम्र। आरव उसे ऊपर से नीचे तक निहारता रहा। रिया और उसमें इतनी समानता, ये उसे विस्मित कर रहा था। हाय, मैं आरव हूँ। मैं आरव क्रिएशंस का मालिक हूँ। आपने अभी मेरे कपड़े पहने थे? मैं जानती हूँ सर, आपकी डिज़ाइन बहुत अच्छे हैं, सोनाक्षी ने धीमे से कहा। तुम कहाँ से हो? आरव ने हिचकिचाते हुए पूछा। सोनाक्षी ने बताया कि वो एक छोटे से शहर से है और कुछ महीने पहले ही दिल्ली आई है अपनी माँ के इलाज के लिए। उसकी माँ कैंसर से पीड़ित थीं और उनका इलाज दिल्ली के एक बड़े अस्पताल में चल रहा था। पैसों की ज़रूरत के कारण उसने मॉडलिंग का काम शुरू किया था। आरव को उसकी कहानी सुनकर दुख हुआ, लेकिन उसके दिमाग में रिया का चेहरा घूम रहा था। उसने सीधे सवाल पूछने का फैसला किया। मैं तुम्हें ये सब पूछकर शायद तुम्हें असहज कर रहा हूँ, लेकिन क्या तुम्हारी कोई जुड़वा बहन थी या तुम्हें किसी ने बताया है कि तुम किसी और से मिलती जुलती हो? सोनाक्षी थोड़ी हैरान हुई, पर उसने शांत भाव से जवाब दिया, नहीं सर, मेरी कोई जुड़वा बहन नहीं है और मुझे किसी ने ऐसी बात नहीं बताई। आरव को लगा कि वो ज्यादा पूछ रहा है। उसने माफी मांगी और सोनाक्षी का नंबर ले लिया, ये कहकर कि वो उसे अपने अगले शो के लिए बुलाना चाहता है। सोनाक्षी ने खुशी खुशी नंबर दिया। घर आकर आरव ने सोनाक्षी की बैक स्टोरी की जांच शुरू कर दी। उसे शक हो रहा था। उसने अपने एक प्राइवेट जासूस दोस्त से मदद मांगी। जासूस ने कुछ ही दिनों में सोनाक्षी के बारे में सारी जानकारी जुटा ली। जासूस ने बताया कि सोनाक्षी का नाम सोनाक्षी शर्मा है। वो एक छोटे से गांव से है जहां उसका परिवार रहता है। उसकी मां वास्तव में कैंसर से पीड़ित है और उनके इलाज में बहुत पैसा लग रहा है। सोनाक्षी का कोई भाई बहन नहीं है। उसके पिता का निधन कुछ साल पहले ही हो गया था। सारी जानकारी में ऐसा कुछ भी नहीं था जो रिया से उसके किसी संबंध को दर्शाता हो। आरव ने राहत की सांस ली, लेकिन एक अजीब सी निराशा भी हुई। उसे लगा था कि शायद रिया की कोई जुड़वा बहन हो जिसे वो कभी जानता ना हो, लेकिन ऐसा नहीं था। फिर भी सोनाक्षी का चेहरा उसे बार बार परेशान कर रहा था। उसे उसमें रिया की एक ऐसी परछाई दिख रही थी जो शांत, मासूम और दुख से भरी हुई थी। आरव ने सोनाक्षी को अपने अगले फैशन शो के लिए बुलाया। इस बार उसने व्यक्तिगत रूप से उससे बात की। सोनाक्षी, तुम जानती हो तुम किसी को याद दिलाती हो? सोनाक्षी ने हैरानी से पूछा। किसे सर? आरव ने सीधे रिया का नाम नहीं लिया, बस कहा, मेरी जिंदगी में एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति था जो अब नहीं है। तुम बिल्कुल उसके जैसी दिखती हो। सोनाक्षी ने सहानुभूति से आरव को देखा। मुझे अफसोस है सर। आरव को सोनाक्षी की सादगी बहुत पसंद आई। वो रिया से बिल्कुल अलग थी। रिया जहां उग्र और विद्रोही थी, वहीं सोनाक्षी शांत और धैर्यवान थी। आरव ने उसके काम को करीब से देखा। वो बहुत मेहनती थी और अपने काम में पूरी तरह से समर्पित थी। उसे मॉडलिंग से ज्यादा अपनी माँ के इलाज की चिंता थी। आरव ने सोनाक्षी को अपने आरव क्रिएशंस के लिए स्थायी मॉडल बनने का प्रस्ताव दिया, जिसमें उसे अच्छी तनख्वाह मिलती और उसकी माँ के इलाज का खर्च भी कवर हो जाता। सोनाक्षी को विश्वास नहीं हुआ। ये उसके लिए एक बहुत बड़ा मौका था। सर, मैं आपकी ये कृपा कैसे स्वीकार कर सकती हूँ? सोनाक्षी की आंखों में आंसू थे। ये कृपा नहीं सोनाक्षी, ये तुम्हारा काम है। तुम बहुत अच्छी मॉडल हो और मुझे तुम्हारी मदद करने में खुशी होगी, आरव ने कहा। उसके मन में कहीं न कहीं रिया की छवि थी, जिसे वो कभी बचा नहीं सका था। शायद सोनाक्षी के जरिए वो उस अपराध बोध को कम कर सके। सोनाक्षी ने आरव का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। अब वो रोज आरव के ऑफिस आने लगी, उसके साथ काम करने लगी। आरव उसे करीब से जानने लगा था। उसकी ईमानदारी, उसकी सादगी और अपनी माँ के प्रति उसका समर्पण। वो रिया से कितनी अलग थी, लेकिन फिर भी उसका चेहरा आरव को बार बार रिया की याद दिलाता था, एक ऐसी रिया की जो कभी ऐसी नहीं हो सकी थी।
एक दिन जब सोनाक्षी कविता के कविता बुटीक के नए कलेक्शन के लिए फोटोशूट कर रही थी, आरव उसे निहार रहा था। उसके दिमाग में एक नया विचार कौन था, एक ऐसा विचार जो जितना पागलपन भरा था उतना ही उसे कविता को कोमा से बाहर निकालने की उम्मीद भी दे रहा था। अगर कविता को होश आ गया और उन्होंने रिया के जैसे दिखने वाले किसी व्यक्ति को अपने सामने देखा तो क्या होगा? ये सदमा होगा या एक उम्मीद? आरव को एक पल के लिए डर लगा, लेकिन कविता की बेजान हालत देखकर उसने हिम्मत जुटाई। उसे हर संभव कोशिश करनी थी। उसे अपनी मां को वापस लाना था और शायद सोनाक्षी ही वो चाबी थी, लेकिन ये एक बहुत बड़ा रिस्क था। सोनाक्षी के रूप में रिया की परछाई आरव के मन में एक अजीब से विचार को जन्म दे चुकी थी। कविता की बेजान हालत, डॉक्टरों की निराशाजनक बातें, इन सब ने आरव को एक ऐसे रास्ते पर धकेल दिया था जहां नैतिकता और भावनाएं धुंधली पड़ गई थी। उसे सिर्फ एक ही चीज दिख रही थी, अपनी मां को वापस लाना, और उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए उसे सोनाक्षी की जरूरत थी। एक शाम आरव ने सोनाक्षी को अपने ऑफिस में बुलाया। सोनाक्षी को लगा कि ये किसी नए प्रोजेक्ट या फोटोशूट के बारे में होगा। आरव ने उसे बैठाया और चाय मंगवाई। वो गंभीर दिख रहा था। सोनाक्षी, आरव ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। ये मेरे बिजनेस से जुड़ी नहीं है, बल्कि मेरी जिंदगी से जुड़ी है। सोनाक्षी चिंतित हो गई। जी सर, कहिए। आरव ने उसे रिया की पूरी कहानी बताई। रिया का नशे की लत में पड़ना, सोशल मीडिया पर वीडियो लीक होना, शादी और अंत में दुखद घटना जिससे उसकी मौत हो गई। उसने कविता की कोमा वाली हालत के बारे में भी बताया। सोनाक्षी ध्यान से सुनती रही, उसकी आंखें नम हो गईं। उसे आरव के दर्द का एहसास हुआ। और आप मुझे ये सब क्यों बता रहे हैं सर? सोनाक्षी ने धीमे से पूछा। आरव ने सोनाक्षी की आंखों में देखा। क्योंकि तुम मेरी रिया जैसी दिखती हो। सोनाक्षी चौंक गई। रिया जैसी? हाँ, बिल्कुल वैसी। और मुझे लगता है कि तुम ही मेरी माँ को कोमा से बाहर ला सकती हो। मेरी माँ रिया को खोने के सदमे में है। अगर उन्हें होश आ जाए और उन्हें रिया जैसी दिखने वाली कोई लड़की अपने सामने दिखे, शायद इससे उन्हें सदमे से बाहर आने में मदद मिले। सोनाक्षी सन्न रह गई। उसे समझ नहीं आया कि आरव क्या कह रहा है। मैं चाहता हूँ सोनाक्षी, आरव ने कहा, उसकी आवाज में एक अजीब सी बेताबी थी। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी पत्नी का किरदार निभाओ, मेरी माँ के सामने रिया का किरदार निभाओ। सोनाक्षी की आंखें फटी रह गई। क्या? मैं आपकी पत्नी? सर, आप ये क्या कह रहे हैं? ये गलत है। मैं ऐसा नहीं कर सकती। ये कोई मजाक नहीं है सोनाक्षी, मेरी माँ की जिंदगी दांव पर है। अगर उन्हें होश नहीं आया तो वो नहीं बचेंगी। मैं जानता हूँ ये बहुत अजीब है, शायद अनैतिक भी, लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। मैं तुम्हें इसके लिए बहुत पैसे दूंगा। तुम्हारी माँ का पूरा इलाज, उनका खर्च, तुम्हारे परिवार का खर्च, जो चाहोगी मैं दूंगा। बस मेरी माँ के सामने तुम मेरी पत्नी का किरदार निभाओ। पैसे? सोनाक्षी की आवाज में नाराजगी थी। आप मुझे खरीद रहे हैं सर? मैं बिकने वाली चीज नहीं हूं, और ये तो सरासर झूठ है। मैं किसी और की जिंदगी कैसे जी सकती हूँ? मैं रिया नहीं हूँ। आरव अपनी जगह से उठा और उसके सामने आ खड़ा हुआ। मैं जानता हूं तुम रिया नहीं हो, तुम बहुत अलग हो, बहुत अच्छी हो, लेकिन इस वक्त मेरी माँ की जिंदगी के लिए तुम्हें रिया बनना होगा, सिर्फ तब तक जब तक माँ होश में ना आ जाए। प्लीज सोनाक्षी, मेरे लिए, मेरी माँ के लिए। सोनाक्षी ने साफ इनकार कर दिया। नहीं सर, मैं ऐसा नहीं कर सकती। ये मेरी आत्मा के खिलाफ है। आरव को लगा कि उसके हाथ से आखिरी उम्मीद भी जा रही है। उसने अपनी सारी कोशिशें की थी, पर सोनाक्षी मान नहीं रही थी। उसका दिमाग तेजी से सोचने लगा। उसे अपनी माँ को बचाना था, उसे हर कीमत पर बचाना था। एक भयानक विचार उसके दिमाग में आया। अगर वो सोनाक्षी को मना नहीं सकता तो उसे मजबूर करना होगा। अगले दिन आरव ने सोनाक्षी को एक बार फिर बुलाया। उसने उसे फिर से समझाने की कोशिश की। उसे अपनी माँ की हालत की तस्वीरें दिखाईं, डॉक्टरों की रिपोर्ट्स दिखाईं। उसने सोनाक्षी को अपनी माँ के प्रति अपनी कृतज्ञता और प्यार के बारे में बताया, लेकिन सोनाक्षी अभी भी असमंजस में थी। मैं जानती हूँ आपकी माँ की हालत खराब है सर, मुझे दुख है, लेकिन ये झूठ मैं नहीं बोल सकती। आरव को पता था कि अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचा। उसने कठोर फैसला लिया। ठीक है, अगर तुम स्वेच्छा से नहीं मानोगी तो मुझे तुम्हें मजबूर करना होगा। सोनाक्षी ने डरकर आरव की तरफ देखा। आप क्या कह रहे हैं? उसी क्षण आरव के 2 सिक्योरिटी गार्ड कमरे में दाखिल हुए। उन्होंने सोनाक्षी को पकड़ लिया। सोनाक्षी डरकर चीखने लगी। छोड़ो मुझे, ये क्या कर रहे हैं आप सर? ये किडनैपिंग है। ये किडनैपिंग नहीं सोनाक्षी, आरव ने कठोर आवाज में कहा, हालांकि उसके दिल में दर्द हो रहा था। ये मेरी माँ की जिंदगी बचाने की कोशिश है, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। सोनाक्षी को एक अज्ञात जगह ले जाया गया, जहां एक पंडित, कुछ गवाह और वकील पहले से मौजूद थे। आरव ने सारे कागजात तैयार करवा रखे थे, एक कागजी शादी का दस्तावेज। क्या कर रहे हैं आप? ये सब गलत है, सोनाक्षी चिल्लाई। आंसुओं से उसका चेहरा भीगा हुआ था। आरव ने बिना उसकी बात सुने उसे पंडित के सामने खड़ा कर दिया।
हमें ये शादी करनी होगी सोनाक्षी, मेरी माँ को बचाने के लिए। ये सिर्फ कागजी शादी होगी, दुनिया के लिए, माँ के लिए। और तुम्हारी माँ का इलाज, उनके सारे खर्च, सब मेरी जिम्मेदारी होगी। अगर तुमने बात नहीं मानी तो तुम्हारी माँ का इलाज रुक जाएगा, उनकी जान भी जा सकती है। सोनाक्षी की माँ उसकी कमजोरी थी। इस धमकी ने उसे अंदर तक हिला दिया। वो रोती रही, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं था। आरव ने अपनी माँ की जान बचाने के लिए ये सब किया था, और उसने रिया की जान बचाने के लिए जिस लड़की से शादी की थी, आज वो ही उसी तरह एक और लड़की को मजबूर कर रहा था। ये विडंबना थी। पंडित ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। सोनाक्षी बेजान होकर खड़ी थी, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। आरव ने जबरदस्ती सोनाक्षी के माथे पर सिंदूर लगाया, उसके गले में मंगलसूत्र पहनाया। हर रस्म के साथ सोनाक्षी का दिल टूट रहा था। ये कोई प्रेम विवाह नहीं था, बल्कि एक बंधन था, एक जबरन की शादी, जिसके पीछे एक माँ की जिंदगी बचाने की उम्मीद थी। शादी की रस्में पूरी हुई, वकील ने कागजात पर दस्तखत करवाए। सोनाक्षी अब आरव की पत्नी बन चुकी थी, कागजों पर और दुनिया के सामने, लेकिन उसके दिल में सिर्फ गुस्सा, डर और नफरत थी। आरव उसे अपने घर ले आया। मेरी माँ के सामने तुम्हें मेरी पत्नी का किरदार निभाना होगा, आरव ने कठोरता से कहा। याद रखना, तुम्हारी माँ की जिंदगी अब मेरे हाथ में है। सोनाक्षी ने आरव की तरफ गुस्से से देखा। आप ये सब करके क्या साबित करना चाहते हैं? आप मुझसे प्यार नहीं करते, मैं आपसे नहीं करती। ये रिश्ता सिर्फ एक नाटक है। नाटक ही सही सोनाक्षी, लेकिन ये नाटक मेरी माँ को बचा सकता है, और तुम्हें ये निभाना होगा। आरव सोनाक्षी को सीधे कविता के कमरे में ले गया। कविता अभी भी कोमा ने लेटी थी, उनकी आंखें बंद थी। आरव ने सोनाक्षी को बिस्तर के पास खड़ा किया। माँ, देखो कौन आया है। रिया आई है, आपकी रिया। सोनाक्षी के दिल में एक अजीब सा दर्द उठा। वो इस झूठ को निभाना नहीं चाहती थी, पर उसकी माँ की जिंदगी दांव पर थी। उसने बेमन से कविता के माथे पर हाथ फेरा। कविता ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। आरव को पता था कि ये सफर आसान नहीं होगा। सोनाक्षी अब उसके घर में थी, उसकी पत्नी बनकर, लेकिन ये रिश्ता प्यार का नहीं बल्कि मजबूरी और एहसान का था। सोनाक्षी के अंदर गुस्सा और विरोध था, और आरव को पता था कि उसे ये रिश्ता निभाना होगा, अपनी माँ को जगाने की उम्मीद में। ये एक अजीबोगरीब रिश्ता था, जो एक बड़ी उम्मीद पर टिका था, माँ को जागृत करने की उम्मीद पर। सोनाक्षी अब आरव के घर में थी, उसकी पत्नी बनकर। लेकिन ये रिश्ता प्यार का नहीं, बल्कि मजबूरी और एक कड़वे समझौते का था। घर का माहौल सन्नाटे से भरा था, जिसे सिर्फ कविता के कमरे से आती वेंटिलेटर की धीमी आवाज तोड़ती थी। आरव और सोनाक्षी अब एक ही छत के नीचे रहते थे, दो अजनबी, एक नाजुक नाटक का हिस्सा। आरव ने सोनाक्षी को एक अलग कमरा दिया था, रिया के कमरे के बगल में। तुम यही रहोगी, उसने कहा था, और मेरी माँ के सामने तुम्हें मेरी पत्नी की तरह बर्ताव करना होगा। सोनाक्षी की आंखों में गुस्सा और नफरत थी। क्या चाहते हैं आप मुझसे? मैं माँ के सामने झूठ बोलूं? मैं वो नहीं हूं जो रिया थी। तुम्हें झूठ नहीं बोलना है, तुम्हें सिर्फ किरदार निभाना है, आरव ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा। उसके चेहरे पर भी गहरी उदासी थी, जो सोनाक्षी ने पहले कभी नहीं देखी थी। माँ को होश में लाने के लिए ये जरूरी है, ये तुम्हारी माँ के इलाज के लिए भी जरूरी है। सोनाक्षी को आरव की धमकी याद थी। उसकी बेबस माँ अस्पताल में थी, जिसकी जिंदगी आरव के हाथों में थी। वो चुप हो गई, लेकिन उसके दिल में तूफान मचा था। अगले कुछ दिनों तक घर में अजीब सा तनाव पसरा रहा। आरव और सोनाक्षी के बीच लगभग हर छोटी बात पर बहस होती। तुम्हें माँ के पास ज्यादा समय बिताना होगा, आरव कहता। मैं हर रोज जाती हूँ और मुझे पता है मुझे क्या करना है, सोनाक्षी जवाब देती। तुम्हें रिया की तरह दिखना होगा, उसकी तरह बात करनी होगी, आरव सुझाव देता। मैं रिया नहीं हूं, मैं अपना व्यक्तित्व नहीं बदल सकती, सोनाक्षी आग बबूला हो जाती। इन बहसों का अंत अक्सर सोनाक्षी के आंसुओं और आरव की खामोशी में होता। आरव जानता था कि वो उस पर अन्याय कर रहा है, लेकिन उसे लगता था कि उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। जब कविता के डॉक्टर या नर्स घर आते, तो आरव और सोनाक्षी तुरंत बदल जाते। वो एक दूसरे का हाथ पकड़ते, प्यार भरी बातें करते और माँ के माथे पर हाथ फेरते हुए उनसे बातें करते। माँ, देखो रिया कितनी खुश है, हमारा नया जीवन शुरू हो गया है, आप भी जल्दी से ठीक होकर उठ जाओ। सोनाक्षी भी बेमन से इन बातों में शामिल होती। हाँ माँ, आरव मेरा कितना ख्याल रखते हैं, आप जल्दी ठीक हो जाओ। इस नाटक को निभाते हुए सोनाक्षी खुद से लड़ती रहती। वो जानती थी कि वो गलत कर रही है, लेकिन उसकी माँ की जिंदगी दांव पर थी। हर बार जब वो कविता के बिस्तर के पास जाती, उसे रिया बनकर बात करनी पड़ती, तो उसे अपने अंदर एक अजीब सा खोखलापन महसूस होता था। उसे लगता था जैसे वो अपनी पहचान खो रही है। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, सोनाक्षी ने आरव को करीब से जानना शुरू किया। वो देखते कि आरव कितना समर्पित था अपनी माँ के लिए। वो दिन रात उनके पास रहता, उनके छोटे छोटे बदलावों पर भी ध्यान देता। आरव क्रिएशंस की सारी जिम्मेदारी उसने अपने पार्टनर्स पर छोड़ रखी थी।
वो अपनी माँ की देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ता था। एक दिन नर्स ने गलती से कविता का वेंटिलेटर बंद कर दिया। अलार्म बजने लगा। आरव कमरे में भागा, उसका चेहरा पीला पड़ गया था। उसने तुरंत वेंटिलेटर को दोबारा ऑन किया और नर्स पर चिल्लाया। सोनाक्षी ने पहली बार आरव को इतना गुस्सा होते देखा। उसकी आंखों में अपनी माँ के लिए जो चिंता थी, वो देखकर सोनाक्षी के दिल में कुछ पिघला। आरव ने उस नर्स को तुरंत नौकरी से निकाल दिया और रात भर कविता के पास बैठा रहा। उस रात सोनाक्षी ने आरव को देखा। वो सोफे पर बैठा था, अपना सिर हाथों में लिए हुए। वो पूरी तरह से टूटा हुआ लग रहा था। सोनाक्षी को उस पर तरस आया। उसे एहसास हुआ कि आरव भी एक इंसान है जो अपार पीड़ा से गुजर रहा है। उसका गुस्सा और नफरत धीरे धीरे कम होने लगी थी। उसकी जगह एक अजीब सी सहानुभूति ले रही थी। अगले कुछ दिनों में आरव का व्यवहार सोनाक्षी के प्रति थोड़ा नरम हुआ। वो अब उसे रिया कहकर नहीं बुलाता था, बल्कि सोनाक्षी के नाम से ही बात करता था। उसने सोनाक्षी को उसके मॉडलिंग करियर को आगे बढ़ाने के लिए भी प्रोत्साहित किया, भले ही वो घर में उसकी पत्नी के रूप में रह रही थी। उसने सोनाक्षी के माँ के इलाज के लिए बेहतरीन डॉक्टरों का इंतजाम किया और उनके सभी बिलों का भुगतान किया। एक शाम आरव और सोनाक्षी बैठक में बैठे थे। बाहर तेज बारिश हो रही थी और बिजली कड़क रही थी। बिजली जाने से घर में अंधेरा छा गया। आरव ने मोमबत्तियां जलाईं। कमरे में एक अजीब सी शांति थी। मैं जानता हूं मैं तुम्हारे साथ गलत कर रहा हूं सोनाक्षी, आरव ने धीमे से कहा। उसकी आवाज में सच्चाई थी जो सोनाक्षी ने पहले कभी नहीं सुनी थी। मुझे माफ कर देना, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मेरी माँ, वो मेरी पूरी दुनिया है। मैंने रिया को खो दिया और मैं माँ को नहीं खो सकता। सोनाक्षी ने आरव की आंखों में देखा। उसकी आंखों में गहरा दर्द था जो रिया की मौत और कविता की हालत से उपजा था। उस पल सोनाक्षी को एहसास हुआ कि आरव भी उतना ही अकेला और टूटा हुआ था जितना वो खुद महसूस कर रही थी। आरव का कठोर मखौटा उतर चुका था। उसकी बेबसी, उसकी लाचारी सोनाक्षी को महसूस हुई। सोनाक्षी को याद आया कि आरव ने उसके लिए क्या क्या किया था। उसकी माँ का इलाज, उसे नौकरी देना, ये सब बिना किसी बदले की उम्मीद के किया गया था जब तक ये शादी का प्रस्ताव नहीं आया था। उसे लगा कि आरव वास्तव में बुरा इंसान नहीं है, बस हालात ने उसे ऐसा बनने पर मजबूर किया है। उस रात सोनाक्षी ने आरव को पहली बार एक अजनबी के रूप में नहीं, बल्कि एक दुखी इंसान के रूप में देखा। उस क्षण उसके दिल में आरव के प्रति जो नफरत थी, वो धीरे धीरे सहानुभूति में बदलने लगी थी। उसे लगा कि इस घर में, इस अजीब रिश्ते में वो अकेली नहीं थी जो दर्द में थी। आरव भी उसी दर्द से गुजर रहा था। आरव के घर में सोनाक्षी को आए अब कुछ और महीने बीत चुके थे। शुरुआती विरोध और कड़वाहट के बाद आरव और सोनाक्षी के रिश्ते में एक अजीब सी सहजता आने लगी थी। माँ के सामने का नाटक अभी भी जारी था, पर अब इसमें पहले जैसी जबरदस्ती कम और एक मूक समझ ज्यादा थी। आरव ने सोनाक्षी के प्रति अपना रवैया बहुत नर्म कर लिया था। वो अब उसे रिया कहकर कभी नहीं बुलाता, ना ही उसे रिया की तरह व्यवहार करने के लिए मजबूर करता। आरव ने सोनाक्षी की जरूरतों का पूरा ध्यान रखना शुरू कर दिया था। उसने देखा कि सोनाक्षी अपने काम के बाद सीधे माँ की सेवा में लग जाती थी। उसकी अपनी माँ अस्पताल में थी और यहाँ वो कविता का ख्याल रखती थी। आरव ने सोनाक्षी के लिए बेहतर कमरे की व्यवस्था की और उसके आराम का ध्यान रखने लगा। एक दिन जब सोनाक्षी को हल्का बुखार हुआ तो आरव ने खुद उसके लिए दवा और खाना लाया। उसने उसके माथे पर हाथ रखकर देखा, जैसे एक चिंतित पति करता है। सोनाक्षी को ये सब देखकर अजीब सा महसूस होता था। ये वही आरव था जिसने उसे किडनैप करके जबरदस्ती शादी की थी, और अब वही उसकी इतनी परवाह कर रहा था। उसकी भ्रम की स्थिति बढ़ती जा रही थी। क्या ये सिर्फ एक दिखावा था, या आरव वाकई उसके लिए कुछ महसूस करने लगा था? आप ठीक हैं सोनाक्षी? आरव ने पूछा था। उसकी आवाज में जेन्युइन चिंता थी। सोनाक्षी को उस पर लगा कि आरव का व्यवहार सिर्फ माँ के सामने के नाटक का हिस्सा नहीं था। उसके अंदर एक सच्चा इंसान छिपा हुआ था जो शायद रिया की मौत और अपनी माँ की हालत की वजह से कठोर हो गया था। बाहर की दुनिया में आरव और सोनाक्षी ने अपनी और सोनाक्षी की शादी को पूरी तरह से छुपा कर रखा था। उसके बिजनेस पार्टनर और दोस्त जानते थे कि उसकी शादी हो चुकी है, लेकिन उन्होंने कभी रिया को नहीं देखा था। आरव ने मीडिया से भी अपनी निजी जिंदगी को दूर रखा था। किसी को पता नहीं था कि आरव क्रिएशंस के मालिक ने जिस लड़की से शादी की है वो रिया नहीं बल्कि सोनाक्षी है, और वो भी एक मजबूरी में की गई कागजी शादी। आरव और सोनाक्षी घर पर पति पत्नी की तरह रहते, माँ के सामने एक दूसरे का ख्याल रखते, हंसते मुस्कुराते। रात को वे अपने अपने कमरों में चले जाते थे। इस सब के बावजूद उनके बीच एक अनकहा रिश्ता पनप रहा था। वे एक दूसरे को समझते थे, एक दूसरे के दर्द को महसूस करते थे।
एक शाम आरव अपने ऑफिस से लौटा। उसने देखा कि सोनाक्षी कविता के कमरे में बैठी थी, उनके हाथ पर अपना सिर रखकर रो रही थी। वे अपनी माँ की बेजान हालत से थक चुकी थी और इस झूठे रिश्ते के बोझ से भी। आरव को लगा जैसे उसका कलेजा फट जाएगा। वह जानता था कि सोनाक्षी ने कितना बलिदान दिया है, वह अपनी माँ को बचाने के लिए उसे कितनी तकलीफ दे रहा था। वो धीमे से कमरे में आया और सोनाक्षी के बगल में बैठ गया। क्या हुआ सोनाक्षी? उसकी आवाज में सहानुभूति थी। सोनाक्षी ने आरव की तरफ देखा, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। माँ की हालत, उनमें कोई बदलाव नहीं है आरव। और मैं थक गई हूँ इस नाटक से। मुझे हर पल लगता है कि मैं गलत कर रही हूँ। आरव ने धीमे से सोनाक्षी के कंधे पर हाथ रखा। मुझे पता है सोनाक्षी, ये आसान नहीं है, लेकिन तुम बहुत हिम्मत वाली हो। तुम्हारी वजह से ही माँ अब तक जिंदा है। सोनाक्षी ने अपने आंसू पोंछे। मैं अपनी माँ को खोने से डरती हूँ आरव, और यहाँ आपकी माँ। मैं नहीं जानती मैं कब तक ये सब कर पाऊंगी। तुम कर पाओगी सोनाक्षी, आरव ने कहा। तुम्हारी माँ ठीक हो जाएंगी और मेरी माँ भी। हम सब इस मुश्किल वक्त से निकल जाएंगे। उस पल सोनाक्षी को आरव में एक मजबूत सहारा दिखा। ये पहली बार था जब उसने आरव के सामने अपनी सारी कमजोरी और निराशा व्यक्त की थी, और आरव ने उसे समझा था, उसे सहारा दिया था, उसे डांटा नहीं था, ना ही उस पर किसी तरह का दबाव डाला था। उसे लगा कि आरव सिर्फ एक कठोर बिजनेसमैन या जबरदस्ती करने वाला इंसान नहीं था, बल्कि एक संवेदनशील और देखभाल करने वाला व्यक्ति भी था। आरव ने सोनाक्षी के लिए गर्म पानी का ग्लास लाया। पी लो, तुम्हें बेहतर महसूस होगा। सोनाक्षी ने ग्लास लिया और पानी किया। उसने आरव की तरफ देखा। शुक्रिया आरव। ये पहली बार था जब सोनाक्षी ने आरव को सर या आप की जगह सिर्फ आरव कहा था, और ये शुक्रिया सिर्फ पानी के ग्लास के लिए नहीं था, बल्कि उस अदृश्य सहारे के लिए था जो आरव उसे दे रहा था। उस रात उनके बीच की दीवारें थोड़ी और कम हुई। आरव जानता था कि सोनाक्षी को उस पर गुस्सा था, पर अब उस गुस्से की जगह एक नई भावना ले रही थी, शायद एक दूसरे के प्रति समझ, एक साझा दर्द। उसे सोनाक्षी में रिया की परछाई दिखना कम हो गया था, और उसकी जगह एक नई पहचान उभर रही थी, एक ऐसी महिला की जो अपनी माँ के लिए कुछ भी कर सकती थी और जो परिस्थितियों से जूझते हुए भी अपनी ईमानदारी नहीं छोड़ रही थी। उसे लगा कि शायद यही सच था जो इस झूठ के रिश्ते में पनप रहा था, एक सच जो अभी पूरी तरह से उजागर नहीं हुआ था, पर जिसके बीज बो दिए गए थे। सोनाक्षी के आंसू और आरव के सहारे के उस पल के बाद उनके रिश्ते में एक सूक्ष्म बदलाव आ गया था। अजनबीपन की दीवारें अब पूरी तरह से नहीं गिरी थी, पर उनमें दरारें पड़ चुकी थीं। आरव ने सोनाक्षी की देखभाल करना जारी रखा, और सोनाक्षी को भी उसमें एक अनकहा सहारा दिखने लगा था। माँ के सामने का नाटक अब उतनी बोझिल नहीं लगता था, क्योंकि उसमें अब थोड़ी सी सच्चाई की गर्माहट घुलने लगी थी। आरव को हर पल सोनाक्षी की मौजूदगी का एहसास होता। वो उसकी सादगी, उसकी ईमानदारी और अपनी माँ के प्रति उसके समर्पण को देखकर चकित था। उसे अब सोनाक्षी में रिया की परछाई नहीं दिखती थी, बल्कि एक स्वतंत्र व्यक्तित्व नजर आता था। एक ऐसा व्यक्तित्व जो मजबूत था और जिसने उसके दिल में एक नई जगह बना ली थी। ये उसके लिए एक अजीब एहसास था, जिसे उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। एक दिन आरव अपनी माँ के कमरे में बैठा था। सोनाक्षी उनके माथे पर हल्की मालिश कर रही थी। आरव ने सोनाक्षी को देखा। उसकी उंगलियां कितनी कोमल थी और उसके चेहरे पे कितनी शांति थी। उसे लगा जैसे उसे कुछ कहना है, कुछ ऐसा जो उसके दिल में बहुत समय से छिपा था। सोनाक्षी, आरव ने धीमे से कहा। सोनाक्षी ने पलटकर देखा। मुझे मुझे तुमसे कुछ कहना है। आरव की आवाज लड़खड़ा रही थी। उसने गहरी सांस ली। ये उसके लिए सबसे मुश्किल कन्फेशन था। मुझे मुझे लगता है कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूं सोनाक्षी। कमरे में सन्नाटा छा गया। सोनाक्षी पर जैसे बिजली गिर पड़ी। उसकी आंखें फटी रह गईं। उसे विश्वास नहीं हुआ कि आरव ने क्या कहा। ये तो एक मजबूरन का रिश्ता था, एक नाटक था। प्यार? आप आप ये क्या कह रहे हैं आरव? सोनाक्षी ने अविश्वास से पूछा। उसकी आवाज में गुस्सा और भ्रम दोनों थे। ये सब एक नाटक है, एक झूठ है। आप मुझे किडनैप करके लाए थे। आपने जबरदस्ती शादी की थी। ये प्यार नहीं हो सकता। आरव अपनी जगह से उठा और सोनाक्षी के सामने आ खड़ा हुआ। मैं जानता हूं सोनाक्षी, मैंने गलत किया था। मैंने तुम्हें मजबूर किया था।
लेकिन लेकिन जब से तुम इस घर में आई हो, तुमने इसे रोशन कर दिया है। तुमने मेरी माँ का ख्याल रखा है। तुमने मुझे संभाला है। मुझे तुम्हारी सादगी, तुम्हारी हिम्मत, सब कुछ पसंद है। मैं मैं सच में तुमसे प्यार करने लगा हूँ, सोनाक्षी। सोनाक्षी ने अपना चेहरा फेर लिया। नहीं आरव, मैं ये नहीं मान सकती। ये सिर्फ एहसान है। ये शायद आप रिया की कमी को मुझ में देख रहे हैं। नहीं, आरव ने लगभग चिल्लाते हुए कहा, ये रिया नहीं है, ये तुम हो सोनाक्षी। तुम्हारी अपनी पहचान है। तुम रिया से बिल्कुल अलग हो, और यही बात मुझे तुम्हारी तरफ खींचती है। सोनाक्षी के दिमाग में विचारों का तूफान चल रहा था। एक तरफ आरव की कठोरता, उसकी जबरदस्ती याद आती थी, तो दूसरी तरफ उसकी देखभाल, उसकी सहानुभूति, और अब ये कन्फेशन। उसका दिल भ्रम में था। वो आरव को प्यार कर सकती थी, जिस आदमी ने उसे मजबूर किया था। मुझे वक्त चाहिए आरव, सोनाक्षी ने धीमे से कहा। मैं ये सब अभी स्वीकार नहीं कर सकती। आरव ने धीमे से सिर हिलाया। मैं इंतजार करूंगा सोनाक्षी, जब तक तुम चाहो। अगले कुछ दिनों तक सोनाक्षी ने आरव से थोड़ी दूरी बनाए रखी। वो उसे बचने की कोशिश करती, लेकिन आरव लगातार उसे समझाने की कोशिश करता रहा। वो उसे बताता कि कैसे उसने उसमें एक नया जीवन देखा है, कैसे वो उसके लिए हर सुबह एक नई उम्मीद लेकर आती है। आरव ने अपनी सारी ईमानदारी के साथ उससे बात की, उसे अपने अपराध बोध के बारे में बताया, और कैसे वो रिया को नहीं बचा सका था, इसका दर्द उसे सताता था। सोनाक्षी आरव की बातें सुनती, पर उसके दिल और दिमाग के बीच एक जंग छिड़ी हुई थी। एक तरफ उसका स्वाभिमान था, जो इस जबरदस्ती के रिश्ते को स्वीकार नहीं कर सकता था, और दूसरी तरफ आरव की देखभाल, उसकी सहानुभूति, जो उसके दिल को छू रही थी। एक शाम आरव अपने बिजनेस के सिलसिले में एक महत्वपूर्ण मीटिंग से लौट रहा था। सड़क पर तेज बारिश हो रही थी और विजिबिलिटी बहुत कम थी। तभी अचानक एक तेजी से आती हुई ट्रक ने उसकी कार को टक्कर मार दी। आरव को संभलने का मौका भी नहीं मिला। उसकी कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और वो अंदर फंस गया। आरव का फोन बज रहा था। सोनाक्षी घर पर चिंतित थी। आरव को लौटने में देर हो गई थी। उसने कई बार फोन किया पर कोई जवाब नहीं मिला। उसके दिल में एक अजीब सी घबराहट होने लगी। तभी पुलिस का फोन आया। उन्होंने आरव के एक्सीडेंट की खबर दी। सोनाक्षी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो तुरंत अस्पताल भागी। जब वो अस्पताल पहुंची तो आरव को इमरजेंसी वार्ड में ले जाया जा रहा था। उसके सिर पर पट्टी बंधी थी और उसके हाथ और पैर में गहरी चोटें आई थीं। वो बेहोश था। डॉक्टर ने बताया कि उसकी हालत गंभीर है। सोनाक्षी आरव को उस हालत में देखकर पूरी तरह टूट गई। उसे लगा जैसे उसने एक और प्रियजन को खो दिया है। उसके दिमाग में एक ही बात आई कि अगर इसे कुछ हो गया तो क्या होगा? मेरी माँ का इलाज कौन देखेगा? कविता का क्या होगा? लेकिन इन सब विचारों से परे एक अजीब सी भावना उसके दिल में उमड़ पड़ी। वो आरव के लिए चिंतित थी, बहुत ज्यादा चिंतित थी। उसे एहसास हुआ कि आरव अब उसके लिए सिर्फ एक जबरदस्ती करने वाला इंसान नहीं था, बल्कि वो उसकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने आरव का हाथ थामा, जो ठंडा पड़ रहा था। आरव, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हें ठीक होना होगा। माँ के लिए, मेरे लिए। उस पल सोनाक्षी को आरव के लिए अपने दिल में एक नई भावना महसूस हुई। ये डर था, चिंता थी, और शायद प्यार भी। ये एहसास धीरे धीरे उसके दिल में पनप रहा था। एक ऐसा एहसास जो जबरदस्ती के रिश्ते के बावजूद सच में तब्दील हो रहा था। अस्पताल का सफेद गलियारा सोनाक्षी के लिए अब नया घर बन चुका था। आरव को गहन चिकित्सा इकाई आईसीयू में भर्ती किया गया था। उसके हाथ पैर में कई फ्रैक्चर थे और सिर पर भी गंभीर चोट थी। सोनाक्षी ने अपनी सारी चिंताएं और द्वेष एक तरफ रखकर आरव की देखभाल में खुद को पूरी तरह झोंक दिया। वो दिन रात उसके पास रहती, नर्सों से उसकी हालत के बारे में पूछती और हर छोटी बड़ी चीज का ध्यान रखती। जब आरव को होश आया तो उसने अपनी आंखों के सामने सोनाक्षी को बैठा पाया। उसकी आंखें सूजी हुई थीं, पर उनमें गहरी चिंता और शायद कुछ और था जिसे आरव समझ नहीं पाया। सोनाक्षी, तुम? उसकी आवाज कमजोर थी। हाँ, मैं हूँ, सोनाक्षी ने धीमे से कहा। उसकी आवाज में राहत थी। आपको होश आ गया। मैं कितनी डर गई थी।
आरव को सोनाक्षी की इस चिंता पर आश्चर्य हुआ। ये वही लड़की थी जिसे उसने जबरदस्ती इस रिश्ते में खींचा था, और आज वही उसकी इतनी परवाह कर रही थी। सोनाक्षी ने उसे पानी दिया, दवाइयां दी और उसे सहारा देकर बिस्तर पर ठीक से लिटाया। उसकी नफरत कहाँ गायब हो गई थी? धीरे धीरे आरव अस्पताल से घर आ गया, लेकिन अभी भी उसे पूरी तरह ठीक होने में वक्त था। उसके हाथ पैर में प्लास्टर था और उसे बिस्तर पर ही आराम करना था। सोनाक्षी ने उसकी सारी देखभाल की जिम्मेदारी उठा ली। वो उसके लिए खाना बनाती, उसे दवाइयाँ देती, उसके कपड़े बदलती और उसे सहारा देकर चलती। इस दौरान उनकी पुरानी नफरत और कड़वाहट धीरे धीरे कम होती चली गई। जब सोनाक्षी आरव को नहलाती या उसके घावों पर मरहम लगाती, तो उनके बीच की दूरियां मिट जातीं। स्पर्श की उस निकटता ने एक अजीब सी गर्माहट पैदा की। आरव ने सोनाक्षी में एक देखभाल करने वाली साथी को देखा, एक ऐसी साथी जो निस्वार्थ भाव से उसकी सेवा कर रही थी। वहीं सोनाक्षी को आरव में एक कमजोर, लाचार इंसान दिखा, जिसे सहारे की जरूरत थी। उसे एहसास हुआ कि आरव का प्यार सच्चा था। वो रिया की कमी को पूरा नहीं कर रहा था, बल्कि सच में उसे चाहता था। एक दोपहर सोनाक्षी आरव के बगल में बैठी उसकी कहानियां सुन रही थी। आरव उसे अपनी बचपन की कहानियां सुना रहा था, कैसे कविता ने उसे पाला था, कैसे उसने आरव क्रिएशंस शुरू किया था। उसकी आंखों में चमक थी जो सोनाक्षी ने पहले कभी नहीं देखी थी। सोनाक्षी को लगा कि ये व्यक्ति जितना बाहर से कठोर दिखता है, अंदर से उतना ही संवेदनशील और भावुक है। सोनाक्षी, आरव ने धीमे से कहा, तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया है, मेरी देखभाल की है। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं चुका पाऊंगा। ये एहसान नहीं है आरव, सोनाक्षी ने धीमे से कहा। उसकी आंखों में नमी थी। ये मेरा कर्तव्य है, और शायद मेरा प्यार भी। उस पल सोनाक्षी ने पहली बार खुलकर आरव के प्रति अपनी बढ़ती हुई भावनाओं को स्वीकार किया। आरव ने उसकी तरफ देखा, उसकी आंखों में खुशी के आंसू भर आए। उसने धीरे से अपना प्लास्टर वाला हाथ उठाकर सोनाक्षी का हाथ थामा। ये उनके रिश्ते में एक महत्वपूर्ण मोड़ था, एक ऐसा मोड़ जहां जबरदस्ती का रिश्ता अब सच्चाई और प्यार में बदल रहा था। लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई। एक दिन नर्स ने आरव को बताया कि कविता की हालत बिगड़ रही है, उनका शरीर पहले से ज्यादा कमजोर हो रहा है और डॉक्टर चिंतित हैं कि उन्हें कब तक जीवित रखा जा सकता है। आरव और सोनाक्षी तुरंत कविता के कमरे में भागे। कविता का चेहरा और भी पीला पड़ गया था, उनकी सांसें धीमी थीं। सोनाक्षी के अंदर एक अजीब सा अपराध बोध पैदा हुआ। वो यहाँ आरव की देखभाल में व्यस्त थी और कविता की हालत और बिगड़ गई थी। उसे लगा जैसे वो अपनी जिम्मेदारी भूल गई थी। माँ, माँ तो कुछ नहीं होना चाहिए, आरव ने लगभग रोते हुए कहा। सोनाक्षी ने आरव का हाथ थामा। कुछ नहीं होगा आरव, मैं हूं ना। सोनाक्षी को लगा कि उसे अपनी माँ की जिंदगी बचाने के लिए आरव से शादी करनी पड़ी थी, लेकिन इस बीच वो कविता कोमा में ही थी। उसे लगा कि अब उसे कविता को होश में लाने के लिए और ज्यादा प्रयास करने होंगे। ये सिर्फ आरव की माँ नहीं थी, अब वो उसकी भी सास थी, और इस घर में वो उन्हीं की जगह पर थी। सोनाक्षी के दिल में आरव के लिए प्यार पनप रहा था, लेकिन इस प्यार के साथ ही एक गहरा अपराध बोध भी जुड़ गया था। उसे लगा कि वो अपनी माँ की जिंदगी बचाने के लिए जो झूठ जी रही थी, वो अब कविता की जिंदगी पर भारी पड़ रहा है। उसे लगा कि उसे कविता को होश में लाना होगा, हर कीमत पर, और शायद उसी में उसकी खुद की मुक्ति भी। कविता की बिगड़ती हालत ने आरव और सोनाक्षी दोनों को बेचैन कर दिया था। आरव अभी भी अपने फ्रैक्चर से उबर रहा था, पर उसकी पूरी चिंता अपनी माँ पर टिकी थी। सोनाक्षी ने महसूस किया कि ये उसके लिए निर्णायक पल था। उसे अपनी माँ के इलाज के लिए मजबूर होकर ये शादी करनी पड़ी थी, लेकिन अब उसे कविता को होश में लाना था, सिर्फ आरव के लिए नहीं, बल्कि खुद के लिए भी, अपने अपराध बोध को कम करने के लिए। सोनाक्षी ने कविता की देखभाल में खुद को पूरी तरह झोंक दिया। उसने नर्सों से उनके ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल को समझा। वो दिन में कई बार कविता के पास जाती, उनसे बातें करती, उन्हें रिया के नाम से पुकारती और पुरानी यादें ताज़ा करने की कोशिश करती। उसने कविता को छूना शुरू किया, उनके हाथों को सहलाती, उनके बालों को संवारती, जैसे एक बेटी अपनी माँ की करती है। वो घंटों कविता के बेडसाइड पर बैठकर उनके पसंद के भजन सुनाती, कहानियां पढ़ती, उम्मीद में कि शायद कोई आवाज, कोई स्पर्श उन्हें बाहर खींच लाए। एक शाम जब आरव सो रहा था और नर्स ने थोड़ी देर के लिए ब्रेक लिया था, तो सोनाक्षी कविता के पास बैठी थी। उसने कविता का हाथ अपने हाथों में लिया और अपनी आंखों से गिरते आंसुओं के साथ कहा, माँ, आप क्यों नहीं उठ रही हैं? मुझे पता है आप मुझे नहीं पहचानती होंगी, लेकिन आप आरव की माँ हैं और अब मेरी भी। आपको उठना होगा माँ, आरव को आपकी ज़रूरत है। सोनाक्षी ने अपनी सारी सच्चाई उनके सामने उड़ेल दी, जैसे वो उनसे माफ़ी मांग रही हो। मैं रिया नहीं हूँ माँ, मैं सोनाक्षी हूँ।
मुझे आरव ने आपको होश में लाने के लिए यहाँ लाया है, जबरदस्ती। लेकिन अब मुझे आरव से प्यार हो गया है और मैं चाहती हूँ आप उठे और हमें आशीर्वाद दे। प्लीज माँ, उठ जाओ। उसने अपनी कविता के माथे पर अपना सर रख दिया और फूट फूट के रोने लगी। उसी क्षण सोनाक्षी को अपने हाथ में एक हल्की सी हरकत महसूस हुई। उसने सिर उठाया। कविता की उंगलियों में थोड़ी सी हलचल हुई थी। सोनाक्षी ने अपनी सांस रोक ली। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आई। माँ, सोनाक्षी ने धीमे से पुकारा। और फिर धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे कविता की आंखें खुली। उनके नजरें पहले धुंधली थीं, फिर धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी। उन्होंने सोनाक्षी की तरफ देखा। उनके चेहरे पर भ्रम और फिर हल्की सी पहचान की रेखा उभरी। "अ, रिया?" कविता की आवाज एक फुसफुसाहट थी जो कई महीनों की चुप्पी के बाद निकली थी। सोनाक्षी की आंखों में खुशी के आंसू भर आए। हाँ माँ, मैं आपकी रिया हूँ। उसे पता था कि उसे अभी भी ये झूठ बोलना होगा। आरव तुरंत कमरे में आया, सोनाक्षी की आवाज सुनकर। उसने देखा कि कविता की आंखें खुली थी। वो दौड़कर उनके पास आया। माँ, माँ, आपको होश आ गया, हे भगवान! आरव ने खुशी से कविता का हाथ पकड़ा। कविता ने आरव को देखा और उनके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आई। "म, बेटा, तुम?" अगले कुछ दिन बहुत नाजुक थे। कविता धीरे धीरे ठीक हो रही थी। उनकी याददाश्त लौट रही थी, पर बहुत धीरे धीरे। आरव और सोनाक्षी ने मिलकर माँ की देखभाल की। कविता के सामने सोनाक्षी अभी भी रिया का किरदार निभा रही थी। एक दिन जब कविता थोड़ी बेहतर महसूस कर रही थी, उन्होंने आरव को अपने पास बुलाया। बेटा, रिया कहाँ है? मुझे उसे देखना है। सोनाक्षी पास ही बैठी थी। आरव ने सोनाक्षी की तरफ देखा, फिर अपनी माँ की तरफ। अब सच्चाई बताने का वक्त आ गया था। उसे पता था कि ये कविता के लिए बहुत मुश्किल होगा, पर झूठ और नहीं चल सकता था। आरव ने कविता का हाथ थामा और धीमे धीमे रिया की मौत की पूरी सच्चाई बताई कि कैसे दुर्घटना हुई, कैसे रिया ने दम तोड़ दिया। उसने बताया कि कैसे वो सदमे में कोमा में चली गई और कैसे उसने सोनाक्षी को रिया बनाकर घर में रखा ताकि वो होश में आ जाए। उसने बताया कि सोनाक्षी रिया नहीं है, बल्कि एक नेक दिल लड़की है जिसने अपनी माँ के लिए सब सहा है। कविता सुनती रहीं। उनके चेहरे पर भाव बदल रहे थे, अविश्वास, दुख और फिर एक गहरी उदासी। उनकी आंखों में फिर से आंसू भर आए, पर इस बार ये सदमे के आंसू नहीं थे, बल्कि सच्चाई को स्वीकार करने के थे। जब आरव ने बताया कि सोनाक्षी को उसने जबरदस्ती इस रिश्ते में बांधा था, तो कविता का दिल आरव के दर्द को महसूस कर रहा था। कविता ने सोनाक्षी की तरफ देखा, जो चुपचाप खड़ी थी। उसकी आंखें नम थीं। सोनाक्षी ने रिया का रूप धारण करके उनके पास इतना समय बिताया था। उस लड़की ने अपनी जिंदगी का बलिदान दिया था, सिर्फ उन्हें होश में लाने के लिए। कविता को सोनाक्षी की महानता का एहसास हुआ। तो तुम रिया नहीं हो? कविता ने धीमे से पूछा। नहीं माँ, सोनाक्षी ने कहा। उसकी आवाज में दर्द था। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको धोखा दिया। कविता ने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया और सोनाक्षी के गाल पर रखा। नहीं बेटा, तुमने मुझे धोखा नहीं दिया। तुमने मेरी जान बचाई है। तुमने मुझे वापस लाया है। कविता की आंखों में एक अजीब सी कृतज्ञता और प्यार था। तुमने इतना कुछ सहा, मेरे लिए, आरव के लिए। सोनाक्षी की आंखों से आंसू बहने लगे। इस बार ये आंसू खुशी और राहत के थे। कविता ने उसे अपने पास खींच लिया और गले लगा लिया। तुम मेरी दूसरी बेटी हो सोनाक्षी, मेरी बेटी। उस पल सोनाक्षी को लगा जैसे उसके दिल से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। कविता ने उसे स्वीकार कर लिया था और उसे माफ भी कर दिया था। इस बलिदान, इस झूठ ने एक ऐसे रिश्ते को जन्म दिया था जो अब सच्चा हो चुका था। कविता का कोमा से बाहर आना और सच्चाई का सामने आना, ये उनके घर में एक नई शुरुआत थी, जहां पुराने घाव धीरे धीरे भरने लगे थे। कविता के होश में आने और सच्चाई जानने के बाद घर का माहौल बदल गया था। आंसुओं और दर्द के बावजूद एक नई शांति और उम्मीद ने अपनी जगह बना ली थी। कविता, जो महीनों से कोमा में थीं, अब धीरे धीरे ठीक हो रही थी। सोनाक्षी ने उनके लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी थी और इस बात ने कविता के दिल में उसके लिए असीम प्यार और सम्मान भर दिया था। आरव भी इस बदलाव को महसूस कर रहा था। उसकी माँ वापस आ गई थी और सोनाक्षी ने अपनी भावनाओं को स्वीकार कर लिया था। उसके दिल से अपराध बोध का एक बड़ा बोझ उतर गया था। अब उसे सोनाक्षी पर कोई दबाव नहीं बनाना था। उनका रिश्ता अब मजबूरी का नहीं, बल्कि प्यार और आपसी समझ का था। एक दिन शाम को जब कविता अपने कमरे में आराम कर रही थी, आरव और सोनाक्षी बालकनी में बैठे थे। सूर्यास्त का नारंगी रंग आसमान में फैल रहा था
और हवा में एक अजीब सी ताजगी थी। आरव ने सोनाक्षी का हाथ थामा। सोनाक्षी, माँ को होश आ गया है। तुम्हारी माँ भी ठीक हो रही हैं। अब तुम्हें यहाँ रहने की कोई मजबूरी नहीं है। अगर तुम जाना चाहो तो जा सकती हो। मैं तुम्हारी हर मदद करूंगा। सोनाक्षी ने आरव की आंखों में देखा। उन आंखों में अब कोई जबरदस्ती नहीं थी, बस प्यार और ईमानदारी थी। उसकी आंखों में चमक आ गई। नहीं आरव, उसने धीमे से कहा, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैंने आपसे कहा था, मुझे आपसे प्यार हो गया है। मैं यहाँ अपनी मर्जी से रहना चाहती हूँ, आपके साथ, माँ के साथ। आरव के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान खिल गई। उसने सोनाक्षी को कसकर गले लगा लिया। ये वो पल था जिसका उसे बेसब्री से इंतजार था। उसकी सोनाक्षी, जिसे उसने जबरदस्ती अपना बनाया था, उसे आज खुले दिल से स्वीकार कर लिया था। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ सोनाक्षी, उसने उसके कान में फुसफुसाया। तुमने मेरी जिंदगी को एक नया अर्थ दिया है। सोनाक्षी ने उसके चेहरे को अपने हाथों में लिया। मैं भी आपसे प्यार करती हूँ आरव। आपने मुझे सहारा दिया जब मुझे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। आपने मुझे अपनी माँ के बारे में बताया और मुझे एहसास हुआ कि आप कितने अच्छे इंसान हैं। उस रात उन्होंने अपनी शादी को एक नया नाम देने का फैसला किया। वो कागजी शादी थी, जबरदस्ती की शादी थी। अब जब उनके बीच प्यार था तो वे चाहते थे कि उनकी शादी पूरी तरह से वैध हो, समाज के सामने, परिवार के सामने। अगले दिन आरव ने कविता से बात की। माँ, सोनाक्षी और मैं, हम अपनी शादी को दोबारा करना चाहते हैं, सही तरीके से, आपकी ब्लेसिंग्स के साथ। कविता की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। हाँ बेटा, जरूर। इससे ज्यादा खुशी की बात मेरे लिए कुछ नहीं हो सकती। सोनाक्षी ने मेरी जिंदगी बचाई है। तुम दोनों हमेशा खुश रहो। कुछ हफ्तों बाद एक छोटा और अंतरिंग समारोह आयोजित किया गया। इस बार कोई दिखावा नहीं था, कोई मजबूरी नहीं थी, सिर्फ सच्चा प्यार और खुशी थी। कविता, जो अब काफी हद तक ठीक हो चुकी थी, व्हील चेयर पर बैठी थी और उनकी आंखों में संतोष और प्यार साफ छलक रहा था। आरव और सोनाक्षी ने एक दूसरे का हाथ थामा और इस बार उन्होंने अपनी मर्जी से, अपने प्यार के साथ साथ फेरे लिए। पंडित ने मंत्र पढ़े और इस बार हर मंत्र का अर्थ उनके लिए गहरा था। आरव ने सोनाक्षी की मांग में सिंदूर भरा, उसके गले में मंगलसूत्र पहनाया। इस बार ये सब प्यार और समर्पण के प्रतीक थे। उन्होंने एक दूसरे को माला पहनाई और उनके चेहरों पर सच्ची खुशी की चमक थी। शादी के बाद आरव ने सबके सामने सोनाक्षी के लिए एक रोमांटिक कन्फेशन किया। आज मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि सोनाक्षी मेरी पत्नी है, मेरी जीवन साथी है और मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। उसने मेरे लिए और मेरी माँ के लिए जो किया है, उसका मैं कभी एहसान नहीं चुका पाऊंगा। मुझे उस पर गर्व है। सोनाक्षी की आंखें नम हो गईं। आरव ने उसका हाथ थामा और उसे अपनी तरफ खींच लिया। ये पहला मौका था जब आरव ने सार्वजनिक रूप से रिया की जगह सोनाक्षी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था, और ये सब सच्चे दिल से था। परिवार के सदस्य और करीबी दोस्त जो उस मुश्किल वक्त से गुजरे थे, उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने आरव और सोनाक्षी को गले लगाया, उन्हें आशीर्वाद दिया। ये सिर्फ दो इंसानों की शादी नहीं थी, बल्कि ये विश्वास, उम्मीद और प्यार की जीत थी। आरव और सोनाक्षी ने अपने रिश्ते को दुनिया के सामने स्वीकार कर लिया था। अब उन्हें कोई झूठ नहीं जीना था। उनका नया जीवन सच्चाई और मोहब्बत की मजबूत नींव पर शुरू हो रहा था। कविता की रिकवरी तेजी से हो रही थी। सोनाक्षी और आरव की सच्ची शादी ने घर में एक नई ऊर्जा और सकारात्मकता भर दी थी। जिस घर में कभी उदासी और तनाव पसरा रहता था, अब वहां हंसी की गूंज सुनाई देती थी। कविता हर दिन बेहतर महसूस करती और सोनाक्षी उनकी सबसे बड़ी परिचारिका और साथी बन गई थी। आरव के चेहरे पर भी महीनों बाद सुकून की मुस्कान आई थी। पुराने गमों की क्लोजर धीरे धीरे हो रही थी। कविता ने रिया को लेकर अपनी पीड़ा को स्वीकार कर लिया था और अब वो सोनाक्षी में एक नई बेटी पाकर खुश थीं। उन्होंने आरव और सोनाक्षी को बताया कि रिया ने शायद यही चाहा होगा कि आरव खुश रहे और उसे सोनाक्षी जैसी जीवन साथी मिले। आरव ने भी खुद को रिया की मौत के अपराध बोध से आज़ाद कर लिया था। उसे पता था कि रिया की जिंदगी बचाने की उसकी हर कोशिश विफल रही थी, पर सोनाक्षी ने उसे एक नई जिंदगी दी थी। आरव क्रिएशंस एक बार फिर अपनी रफ्तार पकड़ चुका था। आरव ने सोनाक्षी को अपने बिजनेस में शामिल कर लिया था। सोनाक्षी के शांत स्वभाव और रचनात्मक विचारों ने कंपनी को और भी ऊंचाई पर पहुंचाया। वो सिर्फ मॉडल नहीं थी, बल्कि अब डिजाइन और मार्केटिंग में भी आरव की मदद करती थी। एक शाम कविता ने आरव और सोनाक्षी को अपने पास बुलाया। तुम दोनों ने मेरी जिंदगी में फिर से खुशियां भर दी हैं।
मैं चाहती हूँ तुम दोनों अपनी जिंदगी को पूरी तरह से जियो, बाहर जाओ, घूमो, अपनी जिंदगी के इस नए अध्याय का जश्न मनाओ। आरव और सोनाक्षी ने कविता की बात मानी। उन्होंने अपने हनीमून के लिए एक खूबसूरत पहाड़ी जगह चुनी। वहां के हरे भरे पहाड़, बहती नदियां और शांत वातावरण ने उनके रिश्ते को और भी गहरा कर दिया। उन्होंने एक साथ हंसा, एक दूसरे को जाना और अपने प्यार को पूरी तरह से महसूस किया। एक दिन वो एक झरने के पास बैठे थे। आरव ने सोनाक्षी का हाथ अपने हाथ में लिया। क्या तुमने कभी सोचा था कि हमारी कहानी ऐसे बदलेगी सोनाक्षी? सोनाक्षी मुस्कुराई। कभी नहीं। मुझे लगा था कि मैं सिर्फ एक नाटक का हिस्सा होंगी, एक एहसान का बोझ। पर आज, उसने आरव की तरफ देखा, उसकी आंखों में प्यार था। आज मुझे लगता है कि ये जिंदगी का सबसे खूबसूरत सच है। आरव ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। तुमने मेरी जिंदगी को संवार दिया है सोनाक्षी, मुझे प्यार करना सिखाया है। उन्होंने वहां कई दिन बिताए, अपने प्यार को मजबूत करते हुए और एक दूसरे के साथ जीवन बिताने के सपने देखते हुए। उनकी जिंदगी अब सिर्फ एहसान नहीं थी, बल्कि मोहब्बत, विश्वास और एक दूसरे के प्रति समर्पण थी। हनीमून से लौटने के बाद घर में खुशियों का माहौल था। कविता पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी और अब आरव और सोनाक्षी के साथ अपने बुटीक पर भी ध्यान देने लगी थीं। रिया की यादें अभी भी थीं, पर अब वे दर्द नहीं देती थीं, बल्कि एक सबक और एक प्रेरणा देती थीं कि कैसे जिंदगी के हर मोड़ पर उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। आरव और सोनाक्षी ने एक साथ एक नया जीवन शुरू किया था। वे अब एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त, साथी और जीवन साथी थे। आरव ने सोनाक्षी की मां के इलाज का पूरा खर्चा उठाया था और उनकी मां भी अब काफी हद तक ठीक हो चुकी थी। एक दिन कई साल बाद आरव और सोनाक्षी अपने आरव क्रिएशंस के दिल्ली वाले मुख्यालय से घर लौट रहे थे। शाम का समय था और सड़क पर बच्चों का शोर था। तभी उनकी नजर फुटपाथ पर पड़ी। एक छोटा सा बच्चा, मुश्किल से 4-5 साल का, एक फटे हुए कंबल में लिपटा फुटपाथ पर सिकुड़ा हुआ बैठा था। इतनी ठंडी में सोनाक्षी की आंखों में नमी आ गई। उसने आरव का हाथ पकड़ा। आरव ने बच्चे को देखा और उसके दिमाग में बरसों पुरानी यादें ताज़ा हो गईं। वही डर, वही बेबसी जो कभी उसकी आंखों में थी, आज इस मासूम बच्चे की आंखों में थी। आरव ने गाड़ी रोकी, वो बाहर निकला और उस बच्चे के पास गया। बच्चा सहमा हुआ था। आरव ने उसे उठाया। सोनाक्षी भी कार से उतरकर उसके पास आ गई। उसने बच्चे को प्यार से देखा, फिर आरव की तरफ देखा। आरव और सोनाक्षी ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनकी आंखों में एक साझा समझ थी, एक अनकहा वादा। आरव ने धीरे से बच्चे को अपनी बाहों में लिया और सोनाक्षी की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक नया संकल्प था। सोनाक्षी ने आरव का हाथ थामा और मुस्कुराई। दोनों ने एक साथ कहा, इस बार हम दोनों मिलकर इसे घर देंगे। ये सिर्फ एक बच्चे को घर देना नहीं था, ये उनके एहसान से मोहब्बत तक के सफर का प्रतीक था। एक ऐसा सफर जहां एक अनाथ बच्चा घर पाया, एक मजबूरन की शादी प्यार में बदली और 2 जिंदगियों ने मिलकर एक नई खुशहाल दुनिया का निर्माण किया। ये कहानी थी एहसान की, कर्तव्य की और सबसे बढ़कर उस मोहब्बत की जो सबसे मुश्किल परिस्थितियों में भी पनप सकती है।